हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग आप लोग का एग्जाम जैसे कि बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है और आपके एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो आप मोटा मोटी माने तो आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 से 50 दिन का टाइम है और इस बीच में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आखिर पढ़ना क्या है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया आपको क्रिएटर भी देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे पीडीएफ पीपीटी बहुत सारा चीज आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे वन प्लेटफॉर्म वन सॉल्यूशन आ गया है, यानी कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे जो भी पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीका से और यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो रिपीटेडली बार बार सीबीएसई के एग्जाम में आते हैं। और यदि आप यहाँ से फुल वीडियो कवर कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यहाँ पे देखने के बाद यदि 80 से 90% क्वेश्चंस 10% से बाहर क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 80 से 90% क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा इस वीडियो से और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। और ये मैं पूरा दावे के साथ बोलता हूं, आज तक मैंने 50 से 60 बच्चों को पढ़ाया है और यह मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे बच्चे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं जिसके कॉन्फिडेंस में मैं ये बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे सारे टॉपिक अच्छे से कवर कराए जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इस टॉपिक में यानी कि इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को इतना ज्यादा डाउट आता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर नेशनलिज्म होता क्या है, शुरू कहाँ से हुआ था और यूनिफिकेशन क्या है, सर जर्मनी का है, इटली का, जर्मेनिया कौन थी, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसका नाम याद नहीं रहता है। और बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि ये नाम वो पहली बार सुनते हैं और उसको एक दो बार से ज्यादा पढ़ते ही नहीं है। यदि किसी नाम को आप 3 4 5 बार नहीं पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं होगा। तो यहाँ पे हर एक टॉपिक को अच्छे तरीका से देखिएगा और यहाँ पे पूरे थोरोली हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। चलिए सबसे फर्स्ट क्या है, ये तो पता नहीं आ गया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए फर्स्टली नेशनलिज्म होता क्या है। तो नेशनलिज्म का सिंपल मतलब होता है कि जब आप अपने देश के प्रति लॉयलिटी दिखाते हैं, आपको फ्रीडम मिलता है, आपको अपने देश पे गर्व होता है और आप अपने देश के लिए कल्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आप उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, आप अपने देश में फ्री महसूस करते हैं, तो उसी को नेशनलिज्म बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले जब यूरोप में या फिर आप कहीं भी जाइएगा पूरे वर्ल्ड में, स्टार्टिंग में किसका राज था, तो दो टाइप का गवर्नमेंट देखने के लिए मिलता था। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे एम्पायर मिलते थे, यानी कि वहां पे राजा का राज होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे। तो आपको 3 टाइप का गवर्नमेंट मिलता था। सबसे पहले क्या मिलता था, अभी के टाइम पे आपको डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलेगा, डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलेगा। उस टाइम पे आपको मोनार्की देखने के लिए मिलता था। और तीसरा टाइप का डिक्टेटरशिप होता है जो कि आपको चाइना और डिक्टेटरशिप, जो कि आपको चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो उस टाइम पे कौन सा होता था, तो आपका डेमोक्रेसी होता था। तो आपको किस पे ध्यान देना है, तो डेमोक्रेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि जितने भी राजा महाराजाएं होते थे तो उस टाइम पे क्या करते थे, तो पूरे जनता पे राज करते थे और जनता के पास जनता को उतना ज्यादा समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि जनता के पास नॉलेज नहीं था, जनता के पास एजुकेशन नहीं था। इसीलिए बोला जाता है कि एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो आप कुछ बने या ना बने, लेकिन आपका जो बिहेवियर होता है, आपका जो समाज का देखने का नजरिया होता है, आपको जो अपने देश के प्रति प्रेम होता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा। तो जो सबसे पहला इंसान थे उनका नाम था फ्रेडरिक शूरो। फ्रेडरिक शूरो एक आर्टिस्ट थे जो कि सबसे पहले क्या किए थे, तो 4 प्रिंटिंग विजुअलाइज किए थे, यानी कि सबसे पहले वो 4 पिक्चर बनाए थे, सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाए थे, जिसमें वो विजुअलाइज किए थे कि आखिर हमारा देश होगा तो कैसा होगा। वह एक यूटोपियन सोसाइटी को विजुअलाइज किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछिएगा, सर यूटोपियन सोसाइटी होता क्या है। तो देखिए
यूटोपियन सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी होता है जहां पे आप इमेजिन करते हैं, जहां पे आप बिलीव करते हैं कि वहां पे रहने वाले सारे के सारे लोग इक्वल होंगे। और इक्वल किसके नजर में होंगे? तो आपके और मेरे नजर में नहीं होंगे, लॉ के नजर में होंगे। यानी कि लॉ से बड़ा कोई चीज नहीं होगा, सब लोग फ्री होंगे, सबको लिबर्टी मिलेगा, सबको इक्वालिटी मिलेगा। और इसी चीज को सबसे पहले विजुअलाइज 1848 में फ्रेडरिक सीरो नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट जो थे वह सबसे पहले विजुअलाइज किए थे। और आपको 4 पेंटिंग विजुअलाइज किए थे इन ड्रीमिंग वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक एज इज कॉल्ड देम। जैसे वह बोलते थे कि एक ऐसा देश बने, एक ऐसा राज्य बने जहां पे क्या हो, सोशल डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सोसाइटी हो, यानी कि सबको बराबर का राइट मिले। उस टाइम पे जैसे आपको पता होगा कि वोटिंग का राइट सबको नहीं दिया जाता था। दो टाइप के लोग होते थे, एक होते थे एक्टिव सिटीजन और दूसरे होते थे पैसिव सिटीजन। अब देखिए, एक्टिव सिटीजन्स उस सिटीजन्स को बोलते थे जो कि उस टाइम पे रिपब्लिक यानी कि वोटिंग में पार्टिसिपेट करते थे, और दूसरा होते थे पैसिव सिटीजन्स यानी कि वो सिटीजन जो कि वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जैसे कि महिलाएं होते थे और जिनका एज 21 से कम होता था, वो सारे के सारे किस में आते थे? या फिर वैसे लोग जिनके पास जमीन नहीं होता था, वो सारे के सारे लोग किस में आते थे? पैसिव सिटीजन्स में आते थे। तो इनका मानना था कि एक ऐसा सोसाइटी बने, एक ऐसा जगह बने जहां पे एक ऐसा देश बने जहां पे सब लोग इक्वल हो, सब लोग रिपब्लिक यानी कि वहां पे वोटिंग का राइट तो लोगों के द्वारा चुना गया जो सबसे हेड इंसान होता है वो हो। ठीक, जैसे हम लोग क्या है, रिपब्लिक देश है, हमारा जो हेड है कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं कैसे? इनडायरेक्टली। लेकिन वोट हम लोग करते हैं और जो हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो जाकर के राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि हम लोग जिसको चुनते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यह पूरा पूरा सिस्टम रिपब्लिक सिस्टम कहलाता है। अब आगे क्या है कि हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ, देखिए अब यहाँ पे आप एक पिक्चर दिखाई देगा। इस पिक्चर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि यह पिक्चर आखिर क्या बताता है, इस पिक्चर में क्या पता चलता है। तो यहाँ पे एक आपको लिबर्टी ऑफ यूनिटी यानी कि यूनिटी ऑफ लिबर्टी का पिक्चर दिखाई देगा। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है और दूसरे हाथ में क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? तो वन हैंड चार्टर ऑफ द राइट्स मैन इन द चार्टर, और दूसरे हाथ में टॉर्च मिलेगी जो कि इनलाइटमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? टॉर्च क्या कर रहा है? इनलाइटमेंट कर रहा है। इनलाइटमेंट का मतलब हुआ कि वहां से जो जो देश पास हो रहे हैं, जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे देश यहाँ से पास हो रहे हैं, एक लाइन में पास हो रहे हैं। ठीक है, जर्मनी हो गया, तो बहुत सारे जो देश पास हो रहे हैं यहाँ से ना, तो उनको इनलाइटमेंट मिल जा रहा है, यानी कि वह अपने आप को फ्रीडम कर रहे हैं, वह अपने आप को आजाद कर रहे हैं। और यह पिक्चर विजुअलाइज करता है। और ऊपर से जितने भी पॉप्स एंजल्स हैं सब लोग क्या कर रहे हैं? जितने भी लोग जा रहे हैं सबको आशीर्वाद देने का काम। जैसे हम लोग को क्या होते हैं, तो मंदिर में पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, भगवान होते हैं जो हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, उसी तरीका से वहां पे जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस लोग हैं या फिर उनके जो हेड होते हैं, पॉप होते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी यहाँ से पास हो रहा है वह अपने आप में आजाद हो जा रहा है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वहां पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट टॉपिक था। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है कि एब्सोल्यूटिस्ट कुछ आपको वर्ड मिलेंगे जिसका मतलब पता होना चाहिए। ए मतलब एक एक नंबर में पूछता है या फिर आपको मार्क करने के लिए देगा और उसको मैचअप करने के लिए आपको आता है। तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, यानी कि जिसके पास पूरा फुल पावर हो, वो राजा के पास होता था। तो उस टाइम पे जो मोनार्की होता था ना, उसी को एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट बोलते थे, क्योंकि पावर पूरा का पूरा उसी के पास होता था। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ अ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर exercise in history the term refer to the form of monarchical government। यानी उस टाइम पर जो मोनार्कियल गवर्नमेंट होता था उसी के पास पूरा पावर होता था और उसी को क्या बोला जाता था? तो एब्सोल्यूटिस्ट बोला जाता था। यानी कि यदि आपके पास आपके घर का कंट्रोल है, आपके पास आपके घर का पावर है, तो आप उस घर के लिए क्या हो गए? एब्सोल्यूटिस्ट हो गए, यानी कि आपके पास पूरा का पूरा पावर है, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा यूटोपियन, याद कीजिए जैसे फ्रेडरिक सोरी 1848 बताए थे, जो 4 प्रिंटिंग विजुअलाइज किया था, तो सबसे पहले वर्ड यूटोपियन सोसाइटी बनाने के लिए सोचा था। अब सर होता क्या यूटोपियन सोसाइटी? तो बता चुके थे कि एक ऐसा सोसाइटी जहां पे सब लोग क्या हो? इक्वल, यानी कि विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, इतना आइडियल इट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट, यानी कि एक्चुअली तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। आप खुद सोचिए, आपके घर में आपके भाई हैं, बहन हैं,
लेकिन आप क्या उसको बराबर देखते हैं? नहीं देखते हैं। आपका दोस्त है, इतना बेइज्जती करते रहते हैं आप अपने दोस्त को बराबर नहीं मानते हैं। तो कैसे एक देश में हर एक लोग एक दूसरे को बराबर मान सकता है? कभी नहीं मान सकता है। लेकिन फिर भी एक ऐसा सोसाइटी को विजुलाइज करना जहां पे सारे के सारे लोग क्या हो? इक्वल हो। थर्ड है आपका प्लेबीसाइट। देखिए, प्लेबीसाइट का सिंपल मतलब बहुत ही इजी है। एक क्वेश्चन आप प्रीवियस से चेक कीजिएगा और आपको चेक करना भी चाहिए, तो आपको देखने के लिए मिलेगा 1 नंबर में पूछा जाता है या फिर मैच करने के लिए आता है। सर प्लेबीसाइट क्या होता है? तो प्लेबीसाइट कुछ नहीं होता है, सिंपल डायरेक्ट वोटिंग है। यानी कि देखिए, आप अपने घर में रहते हैं या फिर ट्रिप बनाते हैं दोस्त के साथ जो हमेशा कैंसिल होता है, ठीक है, तो उसमें 10 दोस्त हैं सपोज कीजिए, सबसे आप आसानी से वोटिंग करवा सकते हैं कि भाई साहब किसको किसको ट्रिप पे जाना है। 6 लोग बोला कि हमको ट्रिप पे जाना है, 4 लोग बोला कि नहीं जाना है। अब आपको पता है कौन कौन लोग बोलता नहीं जाना है। अब ज्यादा कौन कर रहा है वोट? जाने वाला। तो यहाँ पे आसानी से सबको गिन सकते हैं, आसानी से सबको काउंट कर सकते हैं। तो प्लेबीसाइट का मतलब हुआ कि जब एक एरिया में एग्जिस्ट करने वाले लोगों से डायरेक्ट राय पूछा जाए कि आप लोग इस राजा को चुनना चाहते हैं या फिर नहीं चुनना चाहते हैं, कुछ लोग यस और कुछ लोग नो में वोट करेंगे, तो उसी को प्लेबीसाइट बोलते हैं। यानी कि जहां पे पार्टिसिपेट डायरेक्ट वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा इतना बड़ा देश है ना कि सबसे जाकर के पूछना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और जो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। इसी वजह से हम लोग में प्लेबीसाइट नहीं होता। अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पे प्लेबीसाइट का सिस्टम चलता है। अब ये क्या होता है? डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल। यानी कि जो भी प्रपोजल आएगा, सपोज कीजिए कि आपके एरिया में रोड बनवाना है, तो क्या आप हर एक घर में जाकर के पूछ सकते हैं हर एक इंसान से कि रोड बनना सही है या गलत है, सही या गलत है? नहीं पूछ सकते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां पे 100, 200, 500, 1000 लोग हैं, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं और जा करके डिसीजंस देख सकते हैं कि कितना लोग यस में वोटिंग है, कितना लोग नो में वोटिंग है। उसी को क्या बोलते हैं? प्लेबीसाइट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है? आप देखिए, सबसे उसके बाद आता है फर्स्ट फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन था, उस टाइम पे आखिर शुरू कब हुआ था और लोगों के दिमाग में आया क्यों? राजा तो आराम से राज कर रहा था ना, कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि ऐसे भी लोग पढ़े लिखे नहीं थे और लोग इतना ज्यादा अपने लाइफ में बिजी थे कि सोच ही नहीं पाते थे कि राजा को हटाना है, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको आजादी चाहिए, बिल्कुल नहीं करते थे। तो आखिर एक पहला एक्सप्रेशन आया कहां से? तो देखिए, तो जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ए डेट आप जितना बार हो सके याद रखिएगा। जब भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड पूछेगा तो आपको एक ही डेट याद रखना है। कब याद रखना है? तो 1789। सबसे जो पहला एक्सप्रेशन आया था आजादी का, नेशनलिज्म का, वह कब आया था? 1789 को आया था। यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड दैट कुड क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। देखिए, आप किसी भी देश का आजादी उठा लीजिए, इंडिया से आप फैमिलियर है तो इंडिया का आजादी उठा लीजिए। इंडिया को आजाद करवाने में कितने सारे लोगों ने सेक्रीफाइस दिया, तो क्या बस ऐसे ही सेक्रीफाइस देते चले गए? क्या उनके पीछे लोग शामिल नहीं थे? शामिल थे। अब उन लोगों को एकजुट करना पड़ता है। अब लोग एकजुट कैसे होंगे? अभी के टाइम पे आप सुनते होंगे कि कोई बोलता है कि मराठी बोलो, कोई बोलता है पंजाबी बोलो, कोई बोलता है हरियाणवी बोलो, कोई बोलता है हिंदी बोलो, कोई बोलता है इंग्लिश बोलो। तो आखिर इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन है, बटा हुआ है, बंटवारा है, फिर भी लोग कैसे एक देश के लिए, कैसे भारत माता की पिक्चर के लिए, कैसे जनगण मन के लिए, कैसे वंदे मातरम के लिए लड़ सकते हैं? तो सबको एकजुट करना पड़ता है और उसी को नेशनल फीलिंग बोलते हैं। यानी कि किसी एक चीज के प्रति सबको बताना कि यह आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे कनेक्टेड है और आप फिर उसके लिए लड़ते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? नेशनल फीलिंग बोलते हैं। तो जो पहला नेशनल फीलिंग था वह इतना आसानी से नहीं आ गया था। जितना भी रिवोल्यूशनरी लोग थे, जैसे कि आप देखिए महात्मा गांधी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे, आपको भगत सिंह हो गए, उनको कौन भूलेगा? कोई नहीं भूलेगा। तो इतने अच्छे अच्छे वीर सावरकर हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने लाइफ को सैक्रिफाइस दिए हैं, लेकिन एक मैसेज कन्वे करने में सक्सेसफुल हुए हैं। लोगों को पता चला है कि ये किस लिए लड़ाई कर रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी लोग भी सेम ही चीज किए थे, बहुत सारा तरीका अपनाए थे जिससे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच पीपल के बीच में बन सके, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए आपसे पूछता है कि आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे कौन कौन सा ऐसा नेशनलिस्ट फीलिंग था जो कि लोगों को जोड़ने में हेल्प किया था।
4 पॉइंट लिखिए, और ये हर 2 से 3 साल में पूछा जाता है, और ये आप जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं लगा लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखिए आपको 4 चीज लिखना होगा, यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले लिखिएगा कि द आइडिया ऑफ ले पैट्री, यानी कि द फादरलैंड। ले पैट्री का मतलब क्या होता है, हमारा, जैसे हम लोग भारत माता बोलते हैं ना, उसी तरीके से वहां पे फादरलैंड था, ठीक है। तो द ले पैट्री फादरलैंड एंड द ले सिटी ऑन, यानी कि द सिटी, हम बोलते हैं हम भारत के लोग बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे है कि द सिटीजन्स और द ले पैट्री, जिसका मतलब होता है फादरलैंड, और द ले सिटीजन्स का मतलब होता है सिटीजन्स, एम्फेसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। और इन लोग क्या मानना था कि यदि हमारा फादरलैंड यानी कि द क्या था, ले सेटियोन, किधर गया, ले पैट्री और ले सेटियोन, यदि हम लोग को द फादरलैंड और द सिटीजन्स मिल जाएगा, यानी हम लोग इसी देश के हैं, तो हम लोग का जमीन होगा, हम लोग के लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं सब लोग क्या कर पाएंगे, एक इक्वल राइट्स के अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो यह सिंपल सेट ऑफ रूल का किताब होता है, यानी कि आपको घर में भी रूल होगी, 10 बजे के बाद नहीं निकलना है, 12 बजे के बाद नहीं निकलना है, इतना बजे खाना है, इतना बजे सोना है, तो उसी को रूल बोलते हैं। तो एक देश को चलाने के लिए रूल बनाया जाता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जितने भी लोग आएंगे ना, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि अब याद कीजिए, हम लोग का जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे क्या किया गया था, तो हम लोग का एक फ्लैग चुना गया था, उसका तिरंगा नाम था, ठीक है। एक सॉन्ग चुना गया था, जन गण मन चुना गया था, वंदे मातरम चुना गया था। क्यों? क्योंकि सब लोग जब एक ही गाना गाएंगे ना, तो अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे। किससे कनेक्टेड फील करेंगे? तो जो वहां पे देश है ना, उससे कनेक्टेड फील करेंगे। तो यही है क्या कि द न्यू फ्रेंच फ्लैग, जो कि पहले क्या था, अभी ट्राई कलर को चुना गया, पहले क्या था, फॉर्मल रॉयल स्टैग, नाम से पता, रॉयल स्टैंडर्ड, रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब राजा का था, किसका था, राजा का। लेकिन अभी किसको चुना गया, तो ट्राई कलर फ्लैग को चुना गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तो द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। याद कीजिए, जब स्टार्टिंग में चैप्टर शुरू किए थे तो आपको बताया था कि उस टाइम पे जो वोटिंग देने का राइट जिसको दिया जाता था, उसी को एक्टिव सिटीजन बोला जाता था। तो यहाँ पे जो लोग चुने जाएंगे स्टेट जनरल में, जैसे हम लोग का पार्लियामेंट होता है ना, उसी संसद, उसी तरीके से यहाँ का जो पार्लियामेंट था वह क्या था, तो स्टेट जनरल था। यहाँ के जो लोग चुने जाएंगे ना, वह किसके द्वारा चुने जाएंगे, तो एक्टिव सिटीजन के द्वारा चुने जाएंगे। एंड रिनेम द नेशनल असेंबली, उसका नाम क्या दिया गया, नेशनल असेंबली दिया गया, ठीक है। अब न्यू हेम्स वर कंपोज, ओथ टेकन एंड मेटर्स कॉमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। देखिए, अब जब लोग आजाद होते हैं, देखते हैं ना हम लोग 15 अगस्त में सुबह सुबह उठते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सुभाष चंद्र बोस की जय, ऐसा नारा क्यों लगवाया जाता था? ऐसा नारा इसलिए लगवाया जाता था क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, उनके अंदर अपने देश के प्रति, जो लोग सेक्रीफाइस किए हैं ना, उनके प्रति, अपने देश के प्रति एक सेंटिमेंट क्रिएट हो, एक फीलिंग क्रिएट हो, जिससे वह अपने आप को उससे जुड़ा महसूस कर सके। तो यही किया गया कि जो भी मैटर्ड लोग थे उनके नाम पे कॉमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, नेशन के नाम पे ओथ लिया गया, कंपोज किया गया, हेम्स बनाया गया, और साथ में न्यू हेम्स और न्यू हेम्स वर कंपोज, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हुआ, तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखिए, हमारा देश आजाद हुआ, एक रुपया को चुना गया ना पैसा के लिए, वेट मेजरमेंट फिक्स किया गया। कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक केजी का 900 ग्राम है, कहीं पे 1000 ग्राम है, कहीं पे 1100 ग्राम है, कहीं पे 800, ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। हर एक जगह पे एक न्यू सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पुट इन द प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन, और हर एक लोग के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ को सेटअप किया गया। विद इन इट्स टेरिटरी इंटरनल कस्टम ड्यूटी। देखिए, अब एक ही देश के अंदर में क्या होता था ना पहले, कि बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज होते थे। जैसे आप इंडिया में हैं, ठीक है, तो इंडिया से बाहर जब आप कोई भी बिजनेसेस करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, इंटरनेशनल बिजनेसेस जब कीजिएगा तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सामान कीजिएगा तो उस टाइम पे आपको टैक्स देना पड़ता था, जिसको कस्टम ड्यूटीज के नाम से जाना जाता था। लेकिन आप इंडिया के अंदर ही, इंडिया के टेरिटरी में, बिहार झारखंड, बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार से महाराष्ट्र कहीं भी करते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या था ना कि एक फ्रांस था, उसके अंदर में ही आप अपने ही राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करते हैं, कोई भी सामान को बेचते हैं खरीदते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। तो उसको क्या किया गया, तो यूनिफॉर्म लॉ लाया गया था। उसके बाद कस्टम ड्यूटी को एबोलिश किया गया, यानी कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी को एक ही किया गया। एंड ड्यू वर एबोलिश एन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। उस टाइम पे ना सबसे बड़ा लोचा क्या था ना,
कि जितने भी लोग थे ना वहां पे वेट और मेजरमेंट हर एक जगह पे अलग था। जैसे आप अभी कहीं पे भी जाइएगा तो आपको पता है, ठीक है, कि आपको 1 फीट नापना है, 2 फीट नापना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सब जगह सेम मिलेगा। लेकिन वहां पे ऐसा मेजरमेंट का सिस्टम नहीं था, तो वेट एंड मेजरमेंट को इक्वल किया गया एंड रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। जैसे इंडिया में क्या है ना, इतने सारे लैंग्वेजेस, हर 2 किलोमीटर में एक लैंग्वेज चेंज हो जाएगा आपको। बिहार में देखिए मैथिली देखने के लिए मिलेगा, भोजपुरी देखने के लिए मिलेगा, हिंदी लोग बोलते हैं, तो इतने सारे लैंग्वेज हैं। तो एक ही स्टेट में, तो सोचिए वहां पे भी सेम हाल था। तो वहां पर जितना भी रीजनल डायलेक्ट था, कि जितना भी रीजनल डायलेक्ट का मतलब लैंग्वेज होता है, तो जितना भी रीजनल लैंग्वेज था ना सबको डिस्करेज किया गया। बोला गया कि आप अपना लैंग्वेज कम करें, उसका ज्यादा यूज ना करें। और ज्यादा यूज किसका करें, तो वहां का जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसको बढ़ावा दिया गया। जैसे इंडिया जब आजाद हुआ ना, तो इंडिया में कौन सा लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, हिंदी को। उसी तरीके से वहां पे फ्रेंच को बढ़ावा दिया गया। तो 4 पॉइंट लिखिएगा और आप इतना कंफर्म मानिए कि यही जो 4 पॉइंट है आपको सेम 4 पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। और इस 4 पॉइंट से बाहर कुछ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है, क्या बोले, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका है, ये पूरा पूरा मैप है उस टाइम पे, ठीक है। ये है आपका रशियन एम्पायर, कितना दूर में फैला हुआ था। अभी भी रशियन एम्पायर देखिएगा तो पूरा पोलैंड वोलैंड सब किसमें था, रशिया में ही था। ये उस टाइम का पूरा क्या है आपका, यूरोपियन कंट्रीज का लिस्ट है। आइसलैंड, डेनमार्क यहाँ पे था, अटलांटिक सी, नॉर्वे, स्वीडन। पहले क्वेश्चन आता था मैपिंग में, ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन भी नहीं आता है मैप में। अब मैक्सिमम मैप में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे पूछ देगा कि सबसे पहला कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन नहीं होता। देखिए अब थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय। देखिए अब क्या हुआ ना कि यहाँ से एक इंसान का जन्म होता है, नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही खूंखार इंसान था बहुत छोटा लेकिन था बहुत खतरनाक इंसान। वह पूरा यूरोप को कब्जा करते करते रह गया। जैसे आप पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं ना, वैसे वो कब्जा करते करते रह गया था। यानी कि था तो इतना छोटा, लेकिन फिर भी कोई डाउट नहीं था। जब वो आया तो पूरी तरीका से जो डेमोक्रेसी था फ्रांस में उसको बर्बाद कर दिया। यानी कि जो डेमोक्रेसी थोड़ा मोड़ा आया था, लोगों को लगा था, उम्मीद लगा था कि चलो भाई अब तो क्या होगा, हम लोग आजाद होंगे, फ्रीडम मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा, फ्रेटर्निटी मिलेगा। लेकिन सब धरा का धरा रह गया। आता है नेपोलियन और बोलता है कि अब हम फिर से क्या करेंगे, राज करेंगे। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड द he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more efficient। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपको किसी पे राज करना है तो उसको कहीं ना कहीं आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब आपके लिए कुछ तो हम अच्छा किए हैं, तब जाकर के वो आप पे ट्रस्ट करेगा और फिर आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो यही चीज किया आया यहाँ पे, बोलता है कि सबके लिए हम जॉब लेकर के आएंगे, सबके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि किसी को मेजरमेंट करने में, वेट करने में दिक्कत नहीं होगा। पहले हर एक जगह में बहुत सारे करेंसीज था, बोला सब करेंसी खत्म कर देंगे, सिर्फ 2-3 करेंसी रखेंगे। जितने बिजनेसमैन थे बोले कि भाई ये तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उन लोग सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद पूरा का पूरा जितने भी लोग थे उसको फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया अपने सेना में, क्योंकि उसको पूरा का पूरा यूरोप कब जाना था ना। आपके जैसे इतना छोटा सोच तो रखता नहीं, मेरे जैसा वह सोच रखता था बहुत बड़ा। आप भी बड़ा रखिए सोच, आप अभी से मेहनत कीजिए और आप 2 मंथ से पढ़ लीजिए। आप इतना गारंटी के साथ मानिए कि आपको क्वेश्चन तो वहां से नहीं आएगा, और खास करके आप पढ़िएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, तो अच्छे तरीके से जाइएगा, एग्जाम लिख करके आइएगा, दे के नहीं लिख करके आइएगा। सोचिएगा लिखने और देने में क्या फर्क होता है। अब देखिए क्या है कि जब वो आता है तो सबसे पहले कोड लाता है, उसका नाम था द नेपोलियनिक कोड, द सिविल कोड ऑफ 1804, और इसी को बोलते थे नेपोलियनिक कोड, क्योंकि नेपोलियन लाया था। तो कब आया था याद कीजिएगा, 1804 में। डिड ऑलवेज विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। पहले क्या होता था ना, राजा के बेटा राजा बनेगा, पता है ना कहानी, अभी हमेशा जिसमें देखता हूँ कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि जो भी राजा घर में जन्म लेता था उसको जमीन जायदाद सब कुछ मिलता था, प्रिविलेजेस मिलते थे। तो बोला कि बर्थ के आधार पे कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा। जितने भी गरीब लोग थे खुश हो गए कि भैया ये तो हमारे बारे में सोचता है। और दूसरा क्या किया कि एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा काम ये किया कि अब जो भी लोग होंगे ना वो लॉ के नजर में इक्वल होंगे, सब बराबर होंगे, कोई भी अलग नहीं होगा। तो लोग को लगा कि भैया हम गरीब हैं, भिखारी हैं, चोर है, उचक्का है, सब बराबर हैं, जो गलत करेगा उसको सजा उसके अनुसार से मिलेगा, ठीक है। अब दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, उसी के पास होता था जो फ्रेंच कंट्रोल के अंदर में था। डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव
डिविजन्स, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, और क्या किया तीसरा, द फ्यूडल सिस्टम के एबोलिश किया, फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम सेफरडम एंड मोनरियल ड्यूज। पहले क्या होता था कि जितने भी पीजेंट्स लोग थे, खेती उनके पास जमीन होता नहीं था, उन लोग जमीन क्या करते थे, जो राजा महाराजाएं होते थे ना, उनके अंदर में यानी उनके अंडर में काम करने वाले जितने भी लोग होते थे, उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन होता था, तो वो जमीन उनसे किस पे लेते थे, तो फ्यूडल ड्यूज दे करके यानी कि पैसा दे करके लेते थे, और यदि वह ड्यूज नहीं चुका पाते थे ना, तो उन लोग का और भी अगला बार में ज्यादा देना पड़ता था, जिसकी वजह से हमेशा उन लोग गरीब ही रहते थे। लेकिन जब नेपोलियन आया तो जो फ्यूडल ड्यूज था और जो मोनोरियल ड्यूज था सबको खत्म किया गया, और द टर्न्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको भी इम्प्रूव किया गया, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होने लगा, तो जितने भी बिजनेसेस थे वह बढ़ गए और होना शुरू हो गया। ठीक है, initially in many places such as Holland and Switzerland as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French army were welcome as harbinger of liberty। याद कीजिएगा, पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में तो यानी कि इन इनिशियल Napoleon army welcomed as a harbinger of liberty, but this enthusiasm as soon as destroy यानी खत्म हो चुका था। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जितने भी नेपोलियन आर्मी थे वह कहीं ना कहीं लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, लोगों को लॉ को इक्वल करने के लिए, वेट मैनेजमेंट को बनाने के लिए, फ्यूडल ड्यूज को खत्म करने के लिए, मोनेरियल ड्यूज को खत्म करने के लिए, प्रिविलेजेस को खत्म करने के लिए यूज किया करते थे, तो लोगों को खुशी होता था कि भाई ये मेरे लिए काम कर रहा है। लेकिन ए स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रहा, लोग वेलकम कर रहे थे एज अ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, लेकिन बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with the political freedom, क्योंकि अब लोगों को ना पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रहा था। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब हुआ कि लोग अब अपना व्यू नहीं रख सकते थे, ना तो वोटिंग कर पा रहे थे, व्यू रख रहे थे, अब वही पूरा का पूरा देश को कब्जा कर चुका था। और साथ में क्या किया कि अपने टैक्सेस यानी कि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंक्रीज टैक्सेशन तो बढ़ाता है, क्योंकि सरकार चलाना है, उसको भी आर्मी को खिलाना है, क्योंकि आर्मी को खिलाएगा तभी तो जाकर के यूरोप को कब्जा कर पाएगा। तो टैक्सेशन बढ़ा दिया और सेंसरशिप लेकर के आ गया। सेंसरशिप का मतलब अब लोग कुछ भी छापेंगे ना तो किससे पूछना पड़ेगा, तो नेपोलियन से पूछना पड़ेगा, वैसे नहीं छाप सकते हैं, ठीक है। और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मी, सबसे इंपॉर्टेंट कि अब आप सोचिए कि एक तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना है, साथ में कुछ बोल नहीं सकते हैं, और आपके घर से आपका बेटा को जबरदस्ती आर्मी में शामिल करवाया जा रहा है। तो जो नॉर्मल लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उन लोग के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया, ठीक है। और कनकर द रेस्ट ऑफ, क्योंकि इसको मानना था ना कि जितने ज्यादा आर्मी में लोग होंगे उतना ही जल्दी और उतना ही आसानी से यूरोप को कब्जा कर सकते हैं, और इसी सोच से वह आगे बढ़ा और लोगों को गुस्सा फूटा और सेम्स टू आउटवेट द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। अब क्या था ना कि इतना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किया था ना कि लोग खुश थे, लेकिन धीरे धीरे यह खुशी खत्म हो चुका था। और याद रखिएगा, बहुत वीवीआई है, आपको कह रहे हैं कि वीवीआई है मतलब वीवीआई नेपोलियन कोड पूछा जाता है, और यह भी पूछा जाता है कि नेपोलियन कोड में क्या क्या चेंजेस किया गया था, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। और साथ में पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग में तो सब लोग हार्बिंजर लिबर्टी के रूप में वेलकम कर रहे थे, बाद में ऐसा क्या हुआ कि जो इतने प्रिय थे वह इतने दुश्मन हो गए। इसका भी आंसर आप यहाँ से दे दीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक उन्होंने पढ़े कैसे लोगों के नजर में नेशनलिज्म का भावना पैदा हुआ, कैसे रिवॉल्यूशनरी लोग सारे लोगों के मन में एक आइडिया डेवलप किए कि आपको आजाद होना, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको लिबर्टी चाहिए, आपको फ्रैटर्निटी चाहिए। कैसे, तो ए यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद अब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में ना इतने सारे देश थे, तो सब लोग अब धीरे धीरे क्या होने लगे, राजा को हटाने लगे और खुद एक यूनाइटेड स्टेट बनाना शुरू कर चुके थे। कुछ डेट है देख लीजिए, 1797 में नेपोलियनिक वार स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, नेपोलियनिक वार बिगन इन 1797, ठीक है। इन्वेडेड इटली, सबसे पहले इटली को इन्वेड किया था। 1814 से 1850 में नेपोलियन हार जाता है, और हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना होता है, जिसमें ड्यूक मेटरनिक जो थे, कौन थे, ड्यूक मेटरनिक, वह क्या करते हैं, इसको ट्रीटी ऑफ वियना को, जैसे अध्यक्षता होता है ना, तो अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, यानी कि चांसलर जो होते हैं
ये क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से देखभाल करते हैं कि क्या क्या डिसीजन लिया जाएगा। कौन करते हैं, ड्यूक मेटरनिक करते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूक मेटरनिक। 1821 में ग्रीक का स्ट्रगल यानी कि ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू हुआ था। आपको ये सब क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, एग्जाम में बैठेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है तो सच में इजी, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पलट के देखिएगा, आपको डेट से एक क्वेश्चन कुछ भी कर लीजिए 100% मिलने वाला है, तो देख लीजिए आप आसानी से मैच कर पाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 1848 रेवोल्यूशनरी इन यूरोप आर्टिसंस इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप। अब देखिए 1840 आते आते तक बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गया था, तो ये हार्डशिप से लोग लड़ रहे थे और मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इटालियंस, जर्मन्स, मैगियर्स, पोल्स, चेक एटसेट्रा डिमांडेड नेशनल। सारे लोग क्या कर रहे थे, एक नेशनल स्टेट का डिमांड कर रहे थे, और जितने भी लोग थे फ्रांस में वो क्या कर रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कर रहे थे, ठीक है। ये देख लीजिएगा 1859 टू 1870 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ इटली चला था, और 1866 से लेकर के 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। 1905 में स्लेव नेशनलिज्म्स गैदर फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ये डेट से रिलेटेड कुछ था, डेट्स देख लीजिएगा क्योंकि डेट्स इंपॉर्टेंट होता है, और आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा डेट्स को मैच करने के लिए। वी नो टुडे एज ए जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। देखिए अभी हम लोग देखेंगे ना कि स्विट्जरलैंड एक देश है, जर्मनी देश है, इटली देश है, लेकिन उस टाइम पे इटली एक देश नहीं था। उस टाइम पे छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन में बटा हुआ था, छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था, सबका राजा कोई और था, सब पे राज करने वाले लोग कोई और थे, ठीक है। तो रूल्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। उस टाइम पे जितने भी लोग थे, जितने भी राजा थे, उनका एक ऑटोनोमस टेरिटरी था, यानी कि एक राजा होता था और उसके अंडर में एक छोटा सा किंगडम होता था, उस पर राज करता था, और वही लोग मिल करके एक यूटिली जो इटली है उसका स्थापना करते हैं। सब लोग मिल जाते हैं, राजा के खिलाफ हो जाते हैं और राजा को हटा दिया जाता है, और फिर सब मिल करके एक देश बनाते हैं, उसका नाम इटली दिया जाता है, और फिर इटली का एक राजा बनाया जाता है, ठीक है। ये पूरा पूरा सिस्टम चलता है। They did not see themselves as a sharing of collective identity or a common culture। देखिए उस टाइम पे जो इटली था ना, 7 पार्ट में डिवाइडेड था, सबका कल्चर अलग अलग था, सबका लैंग्वेज अलग अलग था, तो उन लोग एक कॉमन शेयर कल्चर देख ही नहीं पाते थे। और जब तक आप अपना किसी के साथ में एक कॉमन कल्चर या फिर शेयर कल्चर नहीं देखिएगा ना, तो आप उसके साथ बिल्कुल भी नहीं भाई, जिसको बोलते हैं भाई मैच होना, तो बिल्कुल भी आपका भाई मैच नहीं करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे था कि लोग, उनका कल्चर अलग था, आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी अलग था। ऑफ्टन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ तक उन लोग अलग लैंग्वेज बोलते थे, उनका अलग एथनिक ग्रुप्स था, जैसे कि द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर द ऑस्ट्रिया हंगरी। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी में कौन करता था, हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था। एग्जाम्पल वाज a patchwork of many different regions and people. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria and the Sutherland, क्या है, Sudetenland, ठीक है, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking। लेकिन यहाँ पे जो भी अरिस्टोक्रेटिक लोग थे, यानी कि अरिस्टोक्रेटिक मतलब राजा महाराजा के आसपास वाले लोग, ठीक है ना, तो जो भी अरिस्टोक्रेटिक लोग थे ना, उन लोग क्या बोलते थे, तो आपको कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, तो जर्मनी बोलते थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोफेशनली ऑफ द लैम्बोर्डियन बेंटिया, ठीक है, लेम्बोर्डी और बेनेटिया के जो आसपास के लोग थे वह क्या बोलते थे आपका, तो यहाँ पे इटालियन बोलते थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, जो हंगरी था वहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मैग्यार बोलता था, while the other half spoke a variety of dialects। और कुछ और भी आधे लोग थे जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। लास्ट देखिए क्या है, गैलेशिया रीजन में लोग क्या बोलते थे, तो पॉलिश लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। देखिए अरिस्टोक्रेसी आया और इसी से एक नया मिडिल क्लास उभर के आया। और आपको पता हो कि जब भी रिवोल्ट होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन करते हैं, तो मिडिल क्लास के लोग करते हैं, और स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, और पीजेंट्स करते हैं। तो ये देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्या है कि सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेट करते। उस टाइम पे सोशली देखिए या फिर पॉलिटिकली देखिए, तो जो सबसे ज्यादा लोग थे वो अरिस्टोक्रेसी क्लास के ही लोग थे। ऑन द कॉन्टिनेंट द मेंबर ऑफ द क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। देखिए अब यहाँ पे लोग एक लैंग्वेज से नहीं जुड़े हुए थे, कस्टम से नहीं जुड़े हुए थे, बस उनका एक रहन सहन का तरीका था जो सबका सेम था, उससे जुड़े हुए थे। जैसे कि
आप कभी कहीं पे घूमने जाइएगा और आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे, एक शांत आराम से नदी किनारे बैठने वाले, एक लोग तो मस्त जाएंगे नदी किनारे और मस्त सुट्टा पियेंगे। तो जो सुट्टा पीने वाले हैं ना उनका भाई उन्हीं के साथ मैच करेगा और वह अपने आप को भाई समझेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे है कि जितने भी लोग थे उन लोग किससे मिले हुए थे, तो उनका जो जीने का तरीका था, लाइफ ऑफ वे था ना, कॉमन वे ऑफ लाइफ, उससे जुड़ा हुआ था। और दे ऑन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, और इन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े जमीन होता था, बहुत बड़े बड़े स्टेट हाउस होते थे, बहुत बड़े बड़े घर होते थे, और यहाँ तक कि शहर में भी घर होते थे। दे स्पोक फ्रेंच ऑफ पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड द हाई सोसाइटी। देखिए अब इन लोग अमीर होते थे तो अमीर लोग उस टाइम पे सिर्फ फ्रेंच बोलते थे, तो इन लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे अपने बोलचाल में और डिप्लोमेसी में। देयर फैमिलीज वर ऑफ्टन नोटेड विद द टाइप ऑफ मैरिजेस। अब देखिए अमीर लोगों का जो जुड़ाव होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं उनका बेटा बेटी का शादी अमीर लोगों के साथ होता है, ठीक है। और ऐसे ही इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों का बिजनेस मिल जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे जा पाएगा। तो इन लोग का भी वही सेम हाल था। और वर however न्यूमरली स्मॉल ग्रुप्स, छोटा सा ग्रुप होता था, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। और आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोपियन वर क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अब द टर्म लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का सिंपल मतलब होता है, दो वर्ड से बना है। लिबरलिज्म जो है दो वर्ड से बना है, एक लिबर वर्ड से बना है, लिबर का मतलब फ्री होता है, लिबर का मतलब क्या होता है, फ्री होता है। और द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम, और जितने भी लोग थे लिबरलिज्म का मतलब फ्रीडम समझते, तो उनको लगता था कि हम लोग यदि लिबरल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस घिसा पिटा सरकार से, इस मोनार्की से छुटकारा मिल जाएगा और हम लोग अपने लिए खुद से सोच पाएंगे, खुद से कर पाएंगे, ठीक है। अब ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, हम लोग लॉ की नजर में इक्वल हो जाएंगे, जो नेपोलियनिक कोड में था वही चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। पॉलिटिकली इट इम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, ठीक है। अब क्या था ना, इन लोग का सिंपल मेन मकसद था कि गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट होना चाहिए, हम लोग चलाएंगे, यानी कि हम लोग वोट करेंगे और हम लोग डिसाइड करेंगे कौन राजा बनेगा, राजा जन्म से नहीं बनेगा। यही इन लोग का मेन मकसद था, यही इन लोग का मेन मांग था, डिमांड था। देखिए अब नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ countless small principalities a confederation of 39 state, each of these possesses its own currency। देखिए क्या था ना, उस टाइम पे जब नेपोलियन आया था तो जर्मनी में टोटल 39 स्टेट था। कितना स्टेट था? 39 स्टेट्स थे, और इतने स्टेट थे तो करेंसीज भी बहुत ज्यादा था, एंड वेट और मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो भी सबका अलग अलग था। तो अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैसबर्ग टू न्यूरेमबर्ग, सपोज कीजिए कि आप एक व्यापारी हैं और आपको जर्मनी में बिजनेस करना है और आप हैप्सबर्ग से, क्या है ना, हैप्सबर्ग, हैप्सबर्ग से कहाँ पे जाते हैं? न्यूमेनबर्ग में जाते हैं 1833 में। तो आपको 11 कस्टम बैरियर पार करना पड़ता था और हर एक कस्टम बैरियर पे 5% टैक्स देना पड़ता था। तो आप बताइए 100 का चीज लेके गए, पहला बैरियर में 105 हो गया, दूसरा में 105 का फिर 5% यानी कि 111 के आसपास हो गया। ऐसे करते करते जो 100 का चीज था, आप जब हैम्बर्ग से लेकर के न्यूमेरबर्ग जाते हैं तो आपका वह 170 के करीब हो जाता है। तो जब 170 के करीब हो जाएगा तो आप कमाइएगा क्या? नहीं कमा पाइएगा ना। तो इसी वजह से जितने भी बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, उन लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। वर ऑफ्टन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट, यहाँ तक कि वेट और मेजरमेंट का सिस्टम अलग था और उसके अकॉर्डिंग पैसा देना पड़ता था, जो कि और डिफिकल्ट होता था। यानी कि 100 का चीज कहीं ना कहीं उनको 200 के आसपास चला जा रहा है, 150 के आसपास चला जा रहा है, तो आखिर उन लोग प्रॉफिट कमाएंगे तो क्या कमाएंगे, ठीक है। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट, बताया था ना कि 39 स्टेट है और यदि आप 11 कस्टम से पार कर रहे हैं तो आपको 11 बार वेट और मेजरमेंट करना पड़ेगा, और सबका वेट एंड मेजरमेंट का तरीका भी अलग होता है, तो बहुत ज्यादा लफड़ा वाला काम था। तो दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, जिससे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था। और द मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिएगा आपके एक कपड़ा लिए, कपड़ा को माप रहे हैं, ठीक है, वाज एन एल, उस टाइम हम लोग का सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, कपड़ा किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। तो उस टाइम पे उन लोग जो यूरोपियन लोग यूज करते थे वो एले यूज करते थे, ठीक है। एले क्या होता है याद कीजिएगा, पूछा था एले क्या है तो क्या बोलिएगा?
क्लॉथ को मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट होता था। क्या होता था? इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए या फिर यूनिट बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? यूनिट होता था। जैसे हम लोग का सेंटीमीटर और मीटर होता है, उसी तरीके से इन लोग का यूनिट होता था। ठीक है। अब डिफरेंट लेंथ एंड एरिया ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्राउट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर। यदि एक केले कपल लेते हैं फ्रैंकफर्ट में तो आपको कितना देना पड़ेगा? 54.7 सेंटीमीटर का होता था। लेकिन वही जब मेंज में लेते थे, कहाँ पे लेते थे? मेंज में लेते थे तो आपका 55.1 सेंटीमीटर हो जाता था। और वही आप यदि न्यूरेमबर्ग में लेते थे, कहाँ पे लेते थे? न्यूरेमबर्ग में, तो 65.6 सेंटीमीटर हो जाता था। और जब फ्रीबर्ग में लेते थे 53.5% हो जाता था। तो सोचिए इतना ज्यादा कैलकुलेशंस हो रहा है, इतना ज्यादा माथा पेची है भैया, तो वहां पे कौन बिजनेस करेगा? आप करने जाइएगा? नहीं, तो वहां पे कोई बिजनेस नहीं कर पाता था, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? चलिए नेक्स्ट है, याद रखिएगा। अब इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई ना कोई तो दिमाग वाला होगा, जैसे आप हैं, इन लोग भी कोई ना कोई दिमाग वाला था। तो यहाँ पे 8034 में, याद रखिएगा, 8034 में कस्टम यूनियन बनाया गया जिसका नाम जोल्वेरिन दिया गया। was formed at the initiative of पर्सिया। कौन शुरू किया था? तो जो पर्सिया था वह शुरू करते 8034 में जोल्वेरिन नाम से एक कस्टम यूनियन बनाता है। और यह यूनियन डिसाइड करता है कि जितने भी बैरियर्स हैं, टैरिफ बैरियर्स है, सबके एबोलिश कर दिया जाएगा। ठीक है। और रिड्यूस टू द नंबर ऑफ करेंसीज, जो करेंसीज का नंबर है 30, उस टाइम पे 30 करेंसी का नंबर होता था, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? 2 कर दिया गया। और कंजर्वेटिज्म ऑफ पॉलिटिकल philosophy that states the importance of traditional established institutions and customs and preference gradual development of quick changes। अब देखिए, अब इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट होने लगा, फायदा होने लगा। तो कौन शुरू किया था? पूछा जाता है जोल्वेरिन क्या है और कब बनाया गया था। तो जोल्वेरिन इज अ कस्टम यूनियन दैट मेड या फिर इनिशिएटेड बाय द पर्सिया इन 1834। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। अब क्या होता है ना कि नेपोलियन बहुत उछल रहा था। अब नेपोलियन उछल रहा था तो बाकी देश को तो लगा कि भैया ये अकेले कैसे सब पे कब्जा कर लेगा। तो कुछ देश साथ में आ जाते हैं, जैसे कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, दूसरा रसिया, ये सब मिल जाते हैं और मिल करके क्या करते हैं? तो नेपोलियन को हरा देते हैं। ठीक है। अब 1815 में नेपोलियन हार जाता है। कब हार जाता है? अब भैया हार गया तो जमीन को ऐसे खाली छोड़ दिया जाएगा? यूरोप का कोई ना कोई तो राजा बनेगा ना, कि नहीं बनेगा? कोई ना कोई राजा बनेगा। तो डिसाइड किया जाता है, एक क्या किया जाता है, तो सारे लोग मिल करके ड्यूक मेटरनिक के लीडरशिप में, किसके लीडरशिप में? ड्यूक मेटरनिक के लीडरशिप में एक ट्रीटी करते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है। अब ये क्या था कि फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट were driven by the spirit of conservatism। ठीक है। अब conservatism believe that establish the traditional institutions of a state and society like the monarchy of the church societies, क्या है, social hierarchical property and the family should be preserved। देखिए कंजर्वेटिज्म होता क्या है? आपको लग रहा है कि भैया कितना भारी भरकम वर्ड है, कैसे याद होगा, लेकिन है बहुत इजी, 9th क्लास में पढ़े होंगे। देखिए कंजर्वेटिज्म का मतलब आप अपने दादाजी को मान लीजिए, जो सोचते हैं कि भैया चेंजेस तो हो लेकिन धीरे धीरे हो। यानी कि जैसे कि आप खुद सोचिए, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं और चाहे अभी भी आप गांव से बिलोंग करते हैं और वहां पे आप ओवर साइज टी शर्ट पहन के चल जाइए, कैसे दोस्त लोग बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। तो वही वाला गेम यहाँ पे था कि आप चेंजेस करना है लेकिन धीरे धीरे करना है। एक ओवर साइज टी शर्ट 10 साल पहले पहन के जाते हैं तो खैर कहना ही नहीं है, आप तो बेइज्जती होता। ठीक है। लेकिन अभी जाते हैं तो कूल लगते हैं, क्यों? क्योंकि सारे लोगों को पता चल गया है कि ये तो नॉर्मल फैशन चल गया है, सब लोग पहन रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे था कंजर्वेटिज्म। ऐसे लोग थे ना जो चाहते थे कि नेपोलियन तो हार गया है तो फिर से मोनार्की लाया जाए, और जो लोग थे जैसे रहते थे, यानी कि किसके अंडर में? मोनार्की के अंडर में, सब लोग वैसे ही राज करेंगे। और जो उनका जमीन था उसको प्रिजर्व किया जाए और जो फैमिली प्रॉपर्टी था उसको भी प्रिजर्व किया जाए। ठीक है। अब द ट्रीटी ऑफ वियना किया गया 18, बताया ना कि जैसे नेपोलियन हारता है तो ट्रीटी ऑफ वियना किया जाता है 1850 में, और विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ undoing most of the changes that has come about in European during the Napoleonic War। जब नेपोलियनिक वार हो रहा था तो बहुत सारे चेंजेस हुआ था, तो उसको अनड्यू करना, यानी कि
जो जो चेंजेस हुआ है और इनको लगता है कि वह चेंजेस मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो उसको फिर से वापस ला देना। और द बर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored the power and French lost the territory it has annexed under Napoleon. A series of states were set up in the boundaries। देखिए क्या था ना कि जो बर्बन डायनेस्टी था उसको तो हटा दिया गया था नेपोलियन के द्वारा। तो जब फिर से बर्बन डायनेस्टी आता है तो इस बार पूरा तैयारी के साथ आता है कि भैया पूरा पावर गेन करेंगे, जो भी टेरिटरी लॉस किए हैं सब वापस लेंगे, और जो हमारा बाउंड्री है ना उसको भी ठीक तरीके से मरम्मत करेंगे कि वहां पे लोग फिर से हमला न कर दे, फिर से आ ना जाए। तो क्या किया गया कि एक सेट ऑफ बाउंड्रीज क्रिएट किया गया जो प्रिवेंट करता फ्रेंच एक्सपेंशन को, इन फ्यूचर में फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने का काम करेगा। और दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड which included Belgium was set up in the north। याद रखिएगा नॉर्थ में क्या किया गया था, तो नीदरलैंड और बेल्जियम को बनाया गया था। जेनेवा वाज एडेड टू पेडमेंट इन द साउथ, साउथ में क्या किया था, जेनेवा को ऐड किया गया था। प्रसिया वाज गिवन इंपोर्टेंट न्यू टेरिटरी, और प्रसिया को इंपोर्टेंट न्यू टेरिटरी दिया गया था ऑफ इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, कहाँ पे, वेस्ट की साइड में दिया गया था। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली, और नॉर्दर्न इटली कंट्रोल किसको दिया गया, ऑस्ट्रिया को दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39, याद कीजिए जो 39 स्टेट था ना उसको अनटच रखा गया, सेटअप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच। डर का माहौल है, ऐसा ही नेपोलियन का डर क्या था, यानी कि वैसे भी जो 39 स्टेट थे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे थे, तो इन लोगों को लगा कि उसमें चेंजेस करना कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ फिर से एक रिवॉल्ट शुरू कर देगा, और इसी वजह से जो नेपोलियन के द्वारा 39 स्टेट बनाए गए थे ना वो बिल्कुल भी टच नहीं किए गए, जैसे थे वैसे ही छोड़ दिए गए। नेक्स्ट क्या है आपका, तो देखिए ये है आपका गिसेपे मेज़नी, इनका नाम जानते होंगे, बहुत बार पूछा जाता है, जो कि मेनली यंग यूरोप इन बर्न और यंग यूरोप इन मार्सेली का स्थापना किए। ठीक है, देखिए क्या है, इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, वहाँ ईस्ट में रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दे दिया गया था। वाइल प्रशिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, और प्रशिया को सैक्सोनी का पार्ट दिया गया था। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की, इनका मेन इंटेंशन कुछ नहीं था, बस ये था ना कि ऐसे डिवाइड कर दो पार्ट्स को कि सब लोग अपने कंट्रोल में रखें, और सब लोग मेरा ही पार्टनर है तो मेरे खिलाफ तो विद्रोह नहीं करेगा, और सब लोग कंट्रोल में भी रहेगा, और हमारा जो मोनार्की है वो भी क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। इसीलिए ऐसा किया गया था। बीन ओवरथ्रो बाय द नेपोलियन एंड क्रिएटेड अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। ठीक है, अब यहाँ शुरू होता है रिवोल्यूशनरी लोग, अब यहाँ से फिर से लोग आते हैं, देखिए कितना ज्यादा चेंजेस हुआ। नेपोलियन से पहले राजा था, फिर लोग रिवोल्यूशनर किए, फिर नेपोलियन आया, फिर से राजा आ गया, और फिर से रिवोल्यूशनरी लोग आना शुरू होते हैं। यानी कि वन सच इंडिविजुअल्स वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिसेपे मेज़नी। पूछा जाता है गिसेपे मेज़नी कहाँ का था, गिसेपे मेज़नी का जन्म कब हुआ था, और गिसेपे मेज़नी कौन सा दो सोसाइटी का स्थापना किया था। तो याद रखिएगा यह इटली का रिवोल्यूशनरी था जिसका जन्म जेनेवा में 1805 में हुआ था, और यह मेनली सबसे पहले सेक्रेट सोसाइटी का, जो सेक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी था उसका क्या करता है, उसका स्थापना करता है, यानी कि उसमें शामिल होता है। अब सेक्रेट सोसाइटी होता क्या है सर, देखिए सेक्रेट सोसाइटी सिंपल ये होता था ना कि जितने भी उस टाइम पे विद्रोह करने वाले लोग थे उन लोगों को कहीं ना कहीं तो रहना है। अब घर में तो रह नहीं सकते हैं, घर में क्यों नहीं रह सकते हैं सर, और लोग कहाँ रहता है, तो घर में रहिएगा तो टंगा जाइएगा, सुनेगा ना, तो वही वाला सीन है कि घर में रहते तो जितने भी मोनार्की के लोग थे आते, आपको गिरफ्तार करके लेकर के जाते, जेल में डाल देते, तो लोग भागे हुए चलते थे। तो जो कार्बोनरी था ना वहां पे सेक्रेट सोसाइटी का स्थापना किया गया। एज अ यंग मैन of 24 years he was sent into exiles in 1831। इनको 1831 में एग्जाइल, यानी एग्जाइल का मतलब जैसे राम जी वनवास गए थे ना वैसे ही इनको भेज दिया गया था बाहर। ठीक है, अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशनरी इन लिगुरिया, बोला गया कि आप जाइए और अलग अलग देश में जाकर के क्या कीजिए, एक सोसाइटी बनाइए जहाँ पे रिवोल्यूशनरी लोगों को शामिल कीजिए और अपने देश को आजाद करवाने में, लड़ने में हेल्प कीजिए। He subsequently founded two more underground society, वहां पे जाते हैं और इनको आइडिया लग जाता है और दो सोसाइटी बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सोसाइटी बनाते हैं, तो पहला यंग इटली इन मार्सिली, क्या नाम था,
यंग इटली इन मार्सेली, एंड सेकेंड वन इज यंग यूरोपियन बर्ड बनाते हैं हुज मेंबरशिप फॉर लाइकली माइंडेड यंग मेन फ्रॉम द पोलैंड, जिसका लोग जो थे ना वो सारे के सारे यंग माइंडेड थे, खुद 24 साल के थे, सारे के सारे यंग माइंडेड लोग को शामिल कर रहे थे। और इसमें पोलैंड के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, इटली के लोग थे और जर्मनी स्टेट के लोग देखने के लिए मिलता था। यहाँ पे देखिए कैसे सारे के सारे लोग हैं जो कि गुसेपे मेज़नी हैं, ठीक है, इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, द एज ऑफ रिवोल्यूशनरी 1830 टू 1848। अब देखिए 1830 से लेकर के 1848 में बहुत सारे चेंजेस हुआ था। देखिए 1821 याद रखिएगा क्या हुआ था ना कि ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, याद कीजिए जब स्टार्टिंग पढ़े थे तो हम लोग को देखने के लिए मिला था जब डेट्स बताए थे, तो ग्रीक वार ऑफ, ग्रीक लिख लीजिए या फिर ग्रीस लिख लीजिए, ठीक है, ग्रीक लिख लीजिए, ठीक है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस कब शुरू हुआ था, तो 1821 में ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। द बर्बन डायनेस्टी, याद कीजिए बर्बन डायनेस्टी ने अपना पावर को रिस्टोर किया था नेपोलियन को हारने के बाद, तो उस टाइम पे फ्रांस में कौन रूल कर रहा था, तो बर्बन डायनेस्टी कर रहा था। तो यह जो बर्बन डायनेस्टी था हैड बीन रिस्टोर्ड द पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिज्म रिएक्शंस आफ्टर 1850। तो 1815 में जो कंजर्वेटिज्म रिएक्शंस आया था ना उसके बाद अपना पावर रिस्टोर कर लिया था। रिस्टोर करने के बाद में वर नो ओवरथ्रो बाय द लिबरल रिवोल्यूशनरी, लेकिन जो लिबरल रिवोल्यूशनरी यानी कि जो गिसेपे मेज़नी के जैसे लोग थे ना उन लोग बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के बीच में नॉलेज को फैलाते हैं और नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग अब इस सरकार को भी ओवरथ्रो कर देते हैं, हटा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इन लोग बोलते हैं कि हम लोग कैसे सरकार चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, यानी कि मोनार्की चलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक रूल बनाइए और वह रूल क्या होगा, सब पे लागू होगा, ठीक है। और ये रूल कौन बनाएगा, रूल पीपल बनाएंगे, रूल कौन बनाएगा, पीपल बनाएगा रूल, ठीक है, यानी कि हम लोग चुनेंगे और हम ही लोग उसको हटाने का काम करेंगे, ठीक है। मोनार्की विद लुई फिलिप्स एट इट्स हेड, और उसके हेड किसको बनाया गया, तो लुई फिलिप्स को बनाया गया। व्हेन फ्रांस सिनेजर्स मैट्रिक्स वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोड, ऐसा बात क्यों बोला गया, देखिए जो ड्यूक मेटरनिक थे जो ट्रीटी ऑफ वियना को क्या किए थे, हेड किए थे, वह एक चीज बोलते हैं कि व्हेन फ्रांस सिनेजेस, यानी कि जब फ्रांस सीखता है तो द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि पूरे के पूरे यूरोप को खांसी जुकाम हो जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि जो भी रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, यानी कि जो भी आइडिया शुरू हुआ था सब कहाँ शुरू हुआ था, फ्रांस से शुरू हुआ था और यह पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया था। तो इसी वजह से ये रिमार्क बोलते हैं। पूछा जाता है कि हु सेड द व्हेन फ्रांस सिनेजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो कौन बोला था, ड्यूक मेटरनिक 1815 में क्या किए थे, ट्रीटी ऑफ वियना को हेड किए थे। सारा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू हुआ था, तो 1821 में हुआ था। आप इसको वीवीआई लगा के रखिएगा, है समझ में कि नहीं है, समझ में, वीवीआई क्यों लगाइएगा सर, क्योंकि आप यदि प्रीवियस ईयर पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा, अब नहीं पढ़ते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सर हमको कोई फर्क पड़े तो आप इसको एक बार वीडियो देखिए, देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा वो मैं खुद से करवा दूंगा आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सारा पॉइंट्स कवर होगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि यदि आप यहां से देख लेंगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से आपको आ जाएगा समझ में। देखिए एन इवेंट दैट an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across the Greece War of Independence। देखिए क्या था ना कि जब ग्रीक्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है तो उस टाइम पे जितने भी इलाइट लोग थे ना उन लोग के अंदर में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया यानी कि नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप होना शुरू हो गया था एजुकेटेड लोगों के बीच में। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, देखिए उस टाइम पे सबसे बड़ा एम्पायर था ना ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर में टर्की जो है ना उसको बोला जाता था। तो जो ऑटोमन एम्पायर था उसके अंडर में ग्रीस था अंडर 50th सेंचुरी के आसपास। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रियन, याद कीजिएगा पूछा जाता है लॉर्ड ब्रियन कौन सा वार में पार्टिसिपेट किए थे, तो जो ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस था जो 1821 में शुरू हुआ था उसमें एक ब्रिटिश पोएट जो कौन थे, बहुत ही इलाइट पढ़े लिखे थे, लॉर्ड ब्रियन नाम था उनका, तो पार्टिसिपेट किए थे और ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट फाइट फॉर द वार, फंड को ऑर्गेनाइज किए थे और साथ में लड़ाई के लिए भी गए थे। और व्हेनेवर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824 और 1824 में उनको बुखार लगा। सर बुखार से लोग मर जाता है, पहले बुखार का इलाज नहीं था, अभी ना पैरासीटामोल खा लेते हैं, डोलो खा के सो जाते हैं ठीक हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, तो फीवर एक बहुत ज्यादा डेडली
बीमारी, डेडली डिजीज होता था यदि उस टाइम पे इसका इलाज सही नहीं था और लोग मर भी जाते थे। तो जो लॉर्ड ब्रेन था उनको बुखार लगा और 1824 में मारे गए। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, तो 1832 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है। क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल क्या होता है, एक ट्रीटी ऑफ क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1832 में, और उस ट्रीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है ग्रीस को एक देश, और ग्रीस आजाद हो जाता है 1832 में। कब शुरू हुआ था सर, 1821 में। फिर क्या हुआ, एक पोइट है लॉर्ड ब्रेन 1824 में मर गया फीवर से। फिर क्या हुआ सर, 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, और क्या होता है, तो ग्रीस को एक इंडिपेंडेंस देश मान लिया जाता है। सर किसके अंडर में था, तो ऑटोमन एम्पायर के। लोग बोलते थे इतना हार्ड है सर, हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है। आप खुद सोचिए कि हम भी तो आपके सामने पढ़ा रहे हैं, हमको कैसे याद हो गया। तो याद करने का सिंपल तरीका है कि आप कहानी के जैसा समझेंगे, एक दो बार खुद से लिख लेंगे। सपोज कीजिए कि आपको लिखना है ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नेपोलियनिक वॉर, स्टार्टिंग से देखेंगे ना, कब हुआ था, नेपोलियन 1804 में हुआ था सर। फिर क्या हुआ सर, फ्यूडल ड्यूज, मैनुअल ड्यूज, और क्या किया गया था, वेट मेजरमेंट को इक्वल किया गया था, और क्या गया था, करेंसी का संख्या कम किया गया था, और क्या किया गया था, वे सब चीज किया गया। तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए कि भैया मजा आ रहा है। लेकिन फिर क्या किया गया कि जो भी लोग थे उनको फोर्सफुली आर्मी में शामिल किया जाने लगा, और क्या गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा, और क्या किया गया सर, तो और क्या किया गया बताइए, टैक्स बढ़ा दिया गया, फोर्स किया गया, और लास्ट में सेंसरशिप लाया गया। क्या लाया गया, सेंसरशिप। तो भैया इतना चीज लाया जाएगा तो लोग गुस्सा होंगे नहीं होंगे, गुस्सा तो होंगे। जब गुस्सा होंगे तो आप गुस्सा मत होइए, क्योंकि आपको तो याद करना है, तो आप याद कीजिए, बहुत इजी है याद करना। आपको एक दो बार सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालिए, याद कीजिए, और फिर खुद से एक बार लिख लीजिए, मैप बना लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, द रोमांटिक इमेजिनेशन है नेशनल फीलिंग। अब आप रोमांटिक इमेजिनेशन करना शुरू मत कर दीजिएगा। यहाँ पे रोमांटिक इमेजिनेशन का सिंपल मतलब है कि जब आप अपने देश के प्रति प्रेम फील करते हैं, लव फील करते हैं, आपको अपने देश के प्रति प्यार आता है, आपको लगता है कि यह मेरा देश है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जो आपके अंदर नेशनल फीलिंग क्रिएट होता है ना, उसी को बोलते हैं रोमांटिसिज्म। आपका वाला रोमांटिसिज्म यहाँ पे नहीं है, तो उसको अलग रखिएगा, और यहाँ पे देखिएगा आखिर देश के लिए क्या है रोमांटिसिज्म या नेशनल फीलिंग क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू द वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। याद कीजिए अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, पाकिस्तान में कितने सारे गए, वहां पे हमला किए, बहुत सारे आतंकी मारे गए, बहुत सारे कैंप बर्बाद हुआ, लेकिन उससे हम लोग के अंदर में एक जोश पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था, हम लोग को भी लगता था कि भैया हम भी चल जाएंगे लड़ाई करने। ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ उसके थ्रू नहीं हो सकता, और भी चीज चाहिए जिससे लोगों के अंदर एक जुनून, एक जोश पैदा हो अपने देश के प्रति। ठीक है, अब क्या होता है, तो कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशंस, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सपेंसेस एंड शेप नेशनल फीलिंग। यानी कि नेशनल फीलिंग को यदि आपको शेप देना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो म्यूजिक भी बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पोइट्री भी बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पिक्चर भी बनाना पड़ेगा, कल्चर भी सेम होना चाहिए। ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं एक नेशनल फीलिंग डेवलप्ड होता है लोगों के बीच में, और रोमांटिसिज्म डेवलप्ड होता है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइड। देखिए क्या है ना, प्रेम में आप तर्क नहीं लगा सकते हैं, यानी कि प्रेम है वहां तर्क नहीं है, जहां तर्क है वहां प्रेम नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी रोमांटिक आर्टिस्ट है ना, जितने भी पोइट थे, जनरली क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस, यानी कि साइंस के द्वारा कल्चर्स को बढ़ाया नहीं जा सकता है, रोमांटिसिज्म को बढ़ाया नहीं जा सकता है। एंड फोकस इन इंस्टेड ऑफ इमोशंस, उन लोग इमोशंस पे ध्यान देते थे, इंट्यूशन पे ध्यान देते थे, एंड मिस्टेरिकल फीलिंग पे ध्यान देते थे, साइंस पे ध्यान नहीं देते थे। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जोहान गोटफ्राइड, इसका नाम क्या था, जोहान गोटफ्राइड था, एक जर्मन फिलोसफर थे,
हर्डर जो कि 1744 में जन्म लिए थे, 1803 में मर गए थे, क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर अमंग द कॉमन पीपल। इनका मानना था ना कि जो ट्रू कल्चर है ना वो कॉमन पीपल्स के बीच में देखने को मिलता है, और इसको डास वोल्क बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? डास वोल्क बोलते थे। इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग, और किसके थ्रू आएगा? तो फोक सॉन्ग के थ्रू आएगा, फोक पोइट्री के थ्रू आएगा, एंड फोक डांसेस के थ्रू आएगा। दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन भोग क्या है? भोग शैजिस्ट वाज पॉपुलराइज, और इसको पॉपुलराइज किया गया, इसको बढ़ाया गया। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं उसको आप क्या कीजिएगा, आसानी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और उसको सिर्फ 2 से 3 बार पढ़ना है और एक बार वीडियो देखना है, आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस। देखिए लैंग्वेज भी क्या करता है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्या करने में? तो आपको रोमांटिसिज्म यानी कि नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करने में। कैसे करता है? आप खुद सोचिए कि आपके सामने 4 लोग हैं, एक हिंदी बोलता है, एक मराठी बोलता है, एक भोजपुरी बोलता है, एक इंग्लिश बोलता है, एक उर्दू बोलता है। तो इतने सारे लैंग्वेज है, तो सबको एक टास्क मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वही 2 लोग हैं जो एक दूसरे के लैंग्वेज को समझते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे, उनको लगे कि भैया ये मेरा भाई है, हमको इसी के साथ काम करना है, बाकी लोग से कोई मतलब उसको नहीं रहेगा। तो लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक एग्जांपल देखेंगे और फिर समझेंगे। पूछता है कि हाउ लैंग्वेज प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनलिज्म, यहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग, यहाँ पे देखिए क्या है। It was especially so. This was especially so in the case of Poland. यह mainly पोलैंड के केस में देखने के लिए मिलता है। Which had been partitions at the end of the 18th century. जो 18th सेंचुरी में पोलैंड का पार्टीशन हो गया था। क्या हो गया था? पोलैंड का पार्टीशन यानी कि बंटवारा हो गया था। तो जब बंटवारा होता है बाय द ग्रेट पावर रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, किसके द्वारा? रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा। इवन थ्रू पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज अ इंडिपेंडेंस टेरिटरी। तो पोलैंड जो था ना वह एक इंडिपेंडेंस टेरिटरी नहीं था, यानी कि एक आजाद देश नहीं था, लेकिन जो इसका नेशनल फीलिंग था वह केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक। लेकिन इसका जो नेशनल फीलिंग था वह म्यूजिक के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू आज भी लोगों के मन में जिंदा था, आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा था। एक इंसान था, उनका नाम था कैरोल कुरपिंस्की, याद रखिएगा, कैरोल कुरपिंस्की पोलैंड के था। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक। क्या क्या किए थे? अपना नेशनल फीलिंग जो था वह जब देश का आज़ादी का दिन आया तो उस दिन क्या करते हैं? अपना नेशनल स्ट्रगल को ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू लोगों के बीच में लाते हैं। टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड क्या है मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। और क्या किए कि जो वहाँ का डांसेस था जैसे कि पोलोनाइज एंड मजूरका, उसको एक नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में प्रेजेंट किए। लैंग्वेज 2, लैंग्वेज भी यहाँ पे क्या था कि आपका पोलैंड के रूप में जो पोलैंड के लोग थे वहाँ पे जो भी ग्रेट पावर था जब उसको डिवाइड कर देता है, तो जब वह देश आजाद नहीं रहता तो लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे क्या था? म्यूजिक था। क्या था? म्यूजिक इंपोर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? तो लैंग्वेज भी एक इंपोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है ना? लैंग्वेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ऑफ द रसिया ऑक्यूपेशन। जब रसिया ऑक्युपाइड कर लेता है पोलैंड को तो बोलता है कि पॉलिश लैंग्वेज यूज नहीं होगा, यानी कि पोलैंड के लोग अब पॉलिश लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। जो भी यूज करेंगे, जैसे कि जो भी वहाँ पे चर्च में रहने वाले पॉप्स लोग थे उन लोग यूज करते थे, तो उन लोग को डराया धमकाया जाता था, जेल में डाला जाता था। तो बोला गया कोई भी यूज नहीं करेगा। फोर्स आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से भी लैंग्वेज को हटा दिया गया। एंड द रशियन लैंग्वेज वर इम्पोज एवरीवेयर, और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया कि रशियन लैंग्वेज जो है उसका यूज करेंगे स्कूल्स और हर एक जगह पे। इन 1831 द आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रश। लेकिन 1831 में लोग गुस्सा से बाहर निकले, बोले कि हम आपके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन रशिया का पावरफुल फोर्स था और उसको क्या किया जाए? दबा दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है।
और फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज। देखिए इसके गुस्सा में जितने भी पोलैंड के अच्छे अच्छे लोग थे ना, क्लर्जी लोग थे, सब लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। और पॉलिश यूज फॉर चर्च गैदरिंग पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में भी पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर पुट इन द जेल। अब इसी के गुस्सा में जो रसिया था वह बहुत सारे लोगों को जेल में डाल देता है, बहुत सारे पॉप्स को, बहुत सारे प्रीस्ट को जेल में डाल देता है और सेंड टू साइबेरिया बाय द प्रशिया अथॉरिटी एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल्स टू प्रीच इन रशियन। क्योंकि उनको बोला गया था कि रशियन में आपको पूजा पाठ करना, प्रीच करना है, और उन लोग रशियन में प्रीच नहीं करते थे, इसकी वजह से उनको साइबेरिया के जेल में भेज दिया जाता है रशियन अथॉरिटी के द्वारा। The use of Polish come to be seen as symbol of the struggle against the Prussian dominance। और यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई देता है कैसे लैंग्वेज played a important role in Polish unification या फिर Polish freedom struggle। याद रखिएगा कि हाउ पूछा जाता है कि हाउ लैंग्वेज टू played a important role। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दीजिएगा पोलैंड का और आसानी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। देखिए यहाँ तक रिवोल्ट देख रहे थे, सिर्फ आग लग रहा था, आग लगा नहीं था, अब आग लगना शुरू हुआ। क्योंकि लोग आग कब लगाते हैं, जब लोगों को 3 चीज से प्रॉब्लम होता है। पहला, यदि उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो खराब हो जाए, जॉब ना मिले, पैसा ना हो खाने के लिए। दूसरा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, यानी कि वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अच्छे से वर्क ना करता हो, बार बार सरकार बदलता हो, बार बार राजा बदलता हो। और तीसरा सोशल, तीसरा क्या होता है, सोशल। पहला क्या बोले, सोशल, पॉलिटिकल और उसके बाद इकोनॉमिकल। 3 चीज किसी भी देश में जब बर्बाद हो जाएगा वहां पे आपको वार देखने के लिए मिलेगा। तो जब हंगर हार्डशिप में पॉपुलर रिपोर्ट होता है, देखिए इन 1830 वन ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल हार्डशिप इन यूरोप। 1830 में यूरोप में बहुत ज्यादा हार्डशिप देखने के लिए मिल रहा था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी शो एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप में। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलता था। अब इतना ज़्यादा जब पॉपुलेशन ग्रो करेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उनको खाने के लिए अनाज भी तो चाहिए, और ज़मीन तो फिक्स है, खेती तो वैसे ही होता है जैसे पहले होता था। खेती में कुछ इजाफा हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए मिलता है, और यही प्रॉब्लम यूरोप में देखने के लिए मिलता है। अब यूरोप में जब इतना प्रॉब्लम आता है तो द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड। अब क्या हुआ पेरिस में, फ्रांस में, कि 1830 से 1848 के बीच में बहुत सारा चेंजेस हुआ। लेकिन 1848 में फूड ग्रेन्स का कमी हो जाता है और जितने भी पेरिस में लोग थे सब लोग रोड पे बाहर निकल जाते हैं और बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप्स वाज फोर्स्ड। याद कीजिए बर्बन डायनेस्टी के हेड लुई फिलिप्स को बनाया गया था उस टाइम पे राजा, और उनको भागने पे मजबूर किया जाता है और वह भाग जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे क्या है, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम रिपब्लिक, और नेशनल असेंबली बनाया जाता है, सारे लोग शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को देखिएगा तो महिलाओं को बाहर रखा गया, ऊपर रखा गया, महिलाएं सिर्फ देख सकती हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। और यहाँ पे सारे के सारे लोग जमा होते हैं और जमा होकर के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इनका पार्लियामेंट का नाम क्या था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। यहाँ पे सारे लोग जमा होते हैं, जमा होकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और यहाँ पे एडल्ट वोट सफ्रेज 21 ईयर रखा जाता है और गारंटी द राइट टू वर्क। और सबको बोला गया कि एक नेशनल असेंबली बनाया गया है और उसमें प्रोक्लेम किया अपने आप को रिपब्लिक, और बोला कि सबको जो 21 साल से ऊपर के लोग हैं सबको क्या मिलेगा, वोटिंग का राइट्स मिलेगा, साथ में जॉब भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। देखिए 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है यूनिफिकेशन जर्मनी। दूसरा क्या है, इटली।
और तीसरा क्या है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, क्या है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये 3 टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा देखिए क्या है कि द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशनल बिल्डिंग was however repressed by the combined forces of the monarchy and military supported by the large landowners called junker। देखिए क्या था ना कि अब जब लिबरल्स लोग जब नेशनल बिल्डिंग के बारे में, नेशनल के बारे में सोचना शुरू किए तो उनको रिप्रेस कर दिया गया। और किसके द्वारा, जो कंबाइंड फोर्स था मोनार्की का और जो मिलिट्री था उसके द्वारा। और इनको सपोर्ट मिला, किससे सपोर्ट मिला, लैंड लॉर्ड जो थे, बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स थे उनके द्वारा, जिसको जंकर्स बोलते थे। पूछा तो हु वर जंकर्स, जंकर्स कौन थे, जंकर्स लार्ज लैंड ओनर थे। कौन थे, लार्ज लैंड ऑनर थे। ऑनर, ऑनर का स्पेलिंग क्या है जी, ऑनर, ठीक तो है, OWNERS, ठीक है, लार्ज लैंड ऑनर्स थे, ठीक है। अब इन लोग किसको सपोर्ट कर रहा था, तो जो आर्मी था उसको सपोर्ट कर रहा था, सारे लोगों को दबाया जा रहा था, सारे लोगों को हटाया जा रहा था, ठीक है ना। अब क्या है कि पर्शिया फ्रॉम देन टू पर्शिया, पर्शिया टूक ऑन द लीडरशिप। उसका पर्शिया बोलता है हम आजाद करवाएंगे, और पर्शिया आगे आता है, लीडरशिप लेता है, और मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। इट्स चीफ मिनिस्टर, जो रशिया का चीफ मिनिस्टर था, ऑटोवन बिस्मार्क। कौन था, ऑटोवन बिस्मार्क रशिया का चीफ मिनिस्टर था, जिसको आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस भी बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ द रशिया भी बोला जाता है। और उसको लाया गया और कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी। और किसके हेल्प के है, प्रशियन आर्मी, क्योंकि प्रशिया ही आगे आता है ना। तो प्रशिया का जो चांसलर था, यानी प्रशिया का जो हेड लीडर था, यानी जिसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क। क्या बोलते थे, चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क जो था वह प्रशिया आर्मी को हेड करता है, एंड ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से वह क्या करता है, लड़ाई करता है। लड़ाई करने के बाद 3 साल में 7 साल में 3 लड़ाई करता है, और विथ ऑस्ट्रिया के साथ करता है, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ करता है। इंडेड इन प्रशियन विक्ट्री, और प्रशिया लास्ट में जीतता है, एंड कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन ऑफ इन जनवरी 1871। और क्या होता है, पूरी तरीका से जो यूनिफिकेशन है जर्मनी का वह पूरा होता है। तो पूछा जाए कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी लिखिए, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा सर क्या लिखे क्या नहीं लिखे। सबसे पहले लिखना है कि जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था वह मेनली किसके द्वारा शुरू किया गया था, लिबरल्स लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। जब यह शुरू किया गया तो उस टाइम पे इनको क्या किया गया था, प्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था। किसके द्वारा, रशियन आर्मी, किसके द्वारा, जो आर्मी था, यानी कि मोनार्कियल आर्मी था और मोनार्की मिलिट्री था, उसके द्वारा कर दिया गया था। लेकिन और किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी। लेकिन रशिया बोलता है कि हम आजाद करवाएंगे, रशिया आगे आता है, और उसका जो चांसलर था, यानी कि उसका जो चीफ मिनिस्टर था ऑटोवन बिस्मार्क, वह रशियन आर्मी को लीड करता है, हेड करता है। और लीड करने के बाद 3 साल में 7 लड़ाई करता है, और 7 लड़ाई में विद द किसके साथ में करता है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में, और रशिया लास्ट में जीतता है। और जीतने के बाद प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी खत्म होता है जनवरी 1871 में। और द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट, याद रखिएगा जो प्रशियन किंग है उसका नाम क्या है, प्रशियन किंग जो विलियम फर्स्ट है उसको क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। प्रशियन किंग को राजा बनाया जर्मनी का, विलियम फर्स्ट को वाज प्रोक्लेम जर्मनी एम्पेरर इन द सेरेमोनियल हेड इन वर्सेली। याद रखिएगा वर्सेली में सेरेमोनियल हेड होता है, और वहां पे जर्मनी का चांसलर बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, विलियम फर्स्ट को, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑन द बिटरली मॉर्निंग ऑफ द 18 जनवरी 1871 an assembly comprises the prince of the German state
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इंपोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स। अब किसके अंडर में, तो जो इंपोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर थे, तो चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क था। गैदर इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर इन द प्लेस ऑफ वर्जेली टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन इंपेयर हेडेड बाय केजर विलियम ऑफ पर्शिया। और जो पर्शिया का हेड था केजर विलियम, के वही आगे आया था ना, तो जो हेड था उसके द्वारा आता है और इसको राजा बनाया जाता है, किसको, विलियम फर्स्ट को। द न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द कल्चर। जब आता है तो यह क्या करता है, करेंसी को मॉडर्नाइज करता है और लीगल करता है, बैंकिंग सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को ठीक करता है जर्मनी में। और पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ्टन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। और पूरे जर्मनी के लिए क्या बन चुका था, एक मॉडल स्टेट, एक मॉडल देश बन चुका था। नेक्स्ट क्या है, इटली यूनिफिकेशन। क्या है इटली यूनिफिकेशन, जिस तरीके से जर्मनी में बहुत सारा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए मिला, उसी तरीका से लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टी सीटेड एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। देखिए जो इटली था, जैसे जर्मनी बहुत सारा डिवीजन था, वैसे इटली में बहुत सारा डिवीजन था। और इटली में टोटल 7 डिवीजन देखने के लिए मिलेगा आपको। 7 स्टेट थे जो कि अलग अलग राजा हैब्सबर्ग एम्पायर के राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वर डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। अभी बताया था आपको कि इटली जो था 7 स्टेट में डिवाइडेड था, ऑफ विच ओनली वन, जिसमें से सिर्फ एक रीजन था, उसका नाम क्या था, सार्डिनिया पेडमोंट। तो सार्डिनिया पेडमोंट था, वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। जो सिर्फ एक 7 स्टेट में सिर्फ एक स्टेट था जिसका नाम था सार्डिनिया पेडमोंट, उसका ही राजा सिर्फ इटली का था, बाकी का राजा इटली का नहीं था, इटली प्रिंसली स्टेट से नहीं था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। जो नॉर्थ का पार्ट था वह ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। एंड सेंटर वाज रूल बाय द पोप। और जो सेंटर था वो पोप के द्वारा रूल किया जा रहा था। एंड जो साउथ पार्ट था वह मेनली डोमिनियन स्टेट ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन। जो स्पेन में बर्बन किंग था ना, उसके द्वारा रूल किया जा रहा था। यानी कि सिर्फ एक साथ में सिर्फ एक रीजन था जो रूल कौन कर रहा था, तो प्रशियन, किसका, जो रूल कर रहा था इटली का राजा, यानी कि जो इटली के प्रिंसली हाउस था वह रूल कर रहा था, जो सार्डिनिया पेडमोंट था उसको बाकी किसी को नहीं कर रहा था। तो ड्यूरिंग द 1830 गिउसेppe मैज़नी हैड sought to put together a coherent program for a unity। देखिए पता था ना कि जो गिउसेppe मैज़नी था वह इटली का था। तो जो गिउसेppe मैज़नी था वह 2 सोसाइटी बनाया था, तो लोगों को मोटिवेट तो किया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं जैसे भगत सिंह मानिए, तो भगत सिंह क्या थे, हम लोग के लिए लड़े, फांसी पे चढ़े, तो क्या उनका फांसी व्यर्थ चला गया, नहीं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला, बहुत सारे लोग आगे बढ़े और देश को आजाद करवाए। उसी तरीका से एक काम किए थे, ठीक है, कौन, गिउसेppe मैज़नी, ठीक है ना। और ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली ऑफ द क्या है, dissemination of his goals. The failure of revolutionary uprising both in 1831 and the 1848 meant that the mantle now fell on the Sardinia Parliament under the ruler King Victor। देखिए जो सार्डिनिया पेडमोंट रीजन था इटली का, वहां का राजा, वहां का रूल कौन कर रहा था, तो वहां पे जो रूल करने वाला राजा था वो था सार्डिनिया पेडमोंट का राजा जो था, उसका नाम था विक्टर एमेनुएल द्वितीय ऑफ यूनाइटेड द इटली स्टार्टेड थ्रू द वॉर फॉर। अब ये जो विक्टर एमेनुएल द्वितीय था ना, वह सबसे पहले इटली को यूनिफाइड करने के लिए आगे आता है। कौन आता है, याद रखिए कौन आता था, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ये जो था ना सबसे पहले इटली को आजाद करवाने के लिए, क्योंकि यही सार्डिनिया पेडमोंट का राजा था और एक ही ऐसा रीजन था जहाँ पे किसका राज चल रहा था, तो इटली का एक राजा था, उसका अंपायर का। तो इसी वजह से शुरू करता है कि हम इटली को आजाद करवा के रहेंगे। और चीफ जिस तरीके से वहां पर चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क था जर्मनी का, उसी तरीके से इसका चीफ मिनिस्टर कौन था, चीफ मिनिस्टर कैमिलो डी काउर, who led the movement of unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat like many other wealthy and educated member of the Italian। जिस तरीका से
बहुत सारे एडुकेटेड इटालियन इलाइट थे। उसी तरीका से एक चीफ मिनिस्टर काबुल भी था। ये ना तो डेमोक्रेट था और ना ही रिवोल्यूशनरी था। फ्रेंच मच बेटर देन लेकिन यह जो था ना, फ्रेंच बहुत अच्छा बोलता था, इटालियन से भी ज्यादा अच्छा बोलता था। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक एलियंस, यह क्या कहता है, टैक्टफुल डिप्लोमेटिक एलियंस करता है विथ फ्रांस। इंजीनियर्स बाय कैबूर सार्डिनिया पेडिमेंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस इन 1859। और बहुत सारे लोगों से मिल करके, बहुत सारे लोगों के द्वारा जाता है, लड़ाई करता, वार करता है और सार्डिनिया पेडिमेंट को जिताता है। कब? 1859 में। किसे जिताता है? तो ऑस्ट्रिया का फोर्सेस है उसके द्वारा होता है। ठीक है, देख लेते और कुछ बचा हुआ था। हाँ, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज मेंबर ऑफ आर्म रिवोल्यूशनरी अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसेपे गैरिबोल्डी ज्वाइन द इटली। अब ये क्या था ना कि एक इंसान है इटली का, कौन? गिसेपे मेजनी, दूसरा है कैमिलो डी काबूर और तीसरा कौन आता है? तो गिसेपे गैरिबोल्डी, गिसेपे मेजनी नहीं, गिसेपे गैरिबोल्डी, ये भी आकर के रीड को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, ये है इटली ऑफ यूनिफिकेशन। देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, इटली इतना पार्ट में बटा हुआ था, पूरा पूरा इटली बन जाता है। स्टार्टिंग में देखिए लैम्बोर्डी था, बेटा था, रामा था, मोडेना था, टुस्कैनी था, सैन मरीनो था, पैपल स्टेट था, किंगडम ऑफ बोथ सिसिली था। अब इतना सारा स्टेट में डिवाइडेड था और जब यूनिफाइड हुआ तो ऐसे एक स्टेट में डिवाइडेड हो गया, याद रखिएगा। अब इन 1816 दे मार्च्ड इनटू द साउथ इटली। जब सार्डिनिया पेडिमेंट जीत जाते हैं 1859 में, तो उसके बाद से क्या होता है, यह 1860 में साउथ इटली की तरफ बढ़ते हैं। एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिली, देखिए ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो जब साउथ की तरफ जाते हैं तो किंगडम ऑफ टू सिसिल्स आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जाकर के इस पे क्या करते हैं, टू सिसिल्स एंड सक्सेसिव इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल। तो यहाँ पे जो लोकल पीजेंट्स थे सारे लोग क्या करते हैं, तो सपोर्ट कर देते इटली का जो सार्डिनिया पेडिमेंट का राजा था उनको। और इन ऑर्डर टू डिराइव आउट द स्पेनिश रूलर, तो यहाँ पे कौन रूल कर रहा था, तो स्पेनिश रूलर जो था, स्पेनिश रूलर जो था वह रूल कर रहा था, तो उसको क्या किया जाता है, यहाँ से भगा दिया जाता है। और इन 1861 जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो सार्डिनिया पेडिमेंट का राजा था, किसका राजा था, किंग ऑफ सार्डिनिया पेडिमेंट। ठीक है, सार्डिनिया पेडिमेंट का जो राजा था वह क्या करता है, यहाँ पे प्रोक्लेम किया जाता है, इसको यूनाइटेड इटली का राजा बनाया जाता है। ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का एक स्ट्रेंज केस। ठीक है, इसके बाद टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लास्ट देखिए क्या है। अब जिस तरीका से जर्मनी और इटली में आपको बहुत सारे स्टेट देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे लोग देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ का केस एकदम अलग था। कैसे अलग था, यहाँ पे टोटल 3 टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, देखिए, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नोट द रिजल्ट ऑफ द सडन अपील और रिवोल्यूशनरी। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि सडन अपील आ गया, रिवोल्यूशनरी लोग आए, रिवोल्यूशन किया और एक नया राज्य, नया देश बना दिया, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग ड्राइंग आउट प्रोसेस। यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस चला और बहुत सारे चेंजेस किया गया और फिर जाकर के एक यूनाइटेड ब्रिटेन को बनाया गया। देखिए क्या था कि द प्राइमरली आइडेंटिफाइंग of the people who inhabited the British Isle were ethnic ones such as, यहाँ पे 3 टाइप के लोग रहते थे। पहला रहते थे इंग्लिश, वेल्स और स्कॉटिश या फिर आयरिश। तो 3 टाइप के लोग रहते थे। पहला कौन रहते थे, इंग्लिश, दूसरा कौन रहते थे, वेल्स, और तीसरा स्कॉट या फिर इसी को क्या बोलते थे, आयरिश बोलते थे। तो ब्रिटेन में उस टाइम पे जो ब्रिटेन आइल था, यानी ब्रिटेन था, उस टाइम पे 3 टाइप के लोग रहते थे। ऑफ दिस एथनिक ग्रुप, तीनों एथनिक ग्रुप्स थे और सबका अपना कल्चर था, सबका अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशंस था, सबका अपना पॉलिटिकल कल्चर था, सबका खुद का कल्चर था, खुद का लैंग्वेज था। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रो, लेकिन जो इंग्लिश के लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो क्यों किए, याद कीजिए। उस टाइम पे इन लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग देश में जाते थे। इंडिया में, इंडिया से कितना सारा सामान लूट के ले गए थे, लूटने का काम था इन लोग का। तो इन लोग क्या कर रहे थे, लूट रहे थे और लूट के ब्रिटेन में जा रहे थे। तो इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा क्या हो चुके थे, आगे बढ़ चुके थे, वेल्दी हो चुके थे। तो वेल्थ में बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे
इम्पोर्टेंस इन लोग का बढ़ चुका था, पावर बढ़ चुका था, और इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। तो आइलैंड में जितने भी और भी छोटे छोटे नेशन है ना, तो उन पे भी जाकर के अपना इन्फ्लुएंस दिखा देते हैं। जैसे अभी देखते हैं एमएलए वाले क्या करते हैं कि भैया कोट पैंट पहन के खड़ा हो गए। अब आप देखते हैं, बोलते हैं भैया हम तो कोट पैंट नहीं पहने आज जीवन में, और आप देख लेते हैं कोट पैंट पहनना वो इंसान का इन्फ्लुएंस हो जाते ही नहीं हो जाते हैं, और साथ में हाथ में डायरी भी देख लेते हैं, इन्फ्लुएंस तो होइएगा ही। तो वही चीज यहाँ पे था कि इनके पास पैसा ज्यादा था, वेल्थ ज्यादा था, तो छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स थे ना ऑफ द कंट्री, उनको भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और इन्फ्लुएंस करने के बाद द इंग्लिश पार्लियामेंट which has seized power from the monarchy, यानी कि 1688 में ब्रिटेन में पूरा पूरा मोनार्की का राज चलता था, लेकिन जो इंग्लिश पार्लियामेंट था वो सारा का सारा पावर 1688 में अपने कब्जा में ले लेता है। और एट द एंड ऑफ अ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through which a nation state with England and its center came to be forged। और उसके बाद सेंटर में जो इंग्लैंड था उस नाम का एक देश सामने आता है। खत्म हो गया नहीं, एक और है थोड़ा सा। 1707 में क्या होता है, एक एक्ट होता है जिसको हम लोग एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एक्ट ऑफ यूनियन, और बताइए, तो बहुत ही बीपीआई क्वेश्चन से देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि एक्ट ऑफ यूनियन किया जाता है, इसी के द्वारा सारे स्टेट को मिलाया जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन द इंग्लैंड एंड द स्कॉटलैंड। सबसे पहले स्कॉटलैंड को अपना चारा बनाता है इंग्लैंड, बोलता है कि भैया आपके साथ क्या करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं, उसका नाम क्या देता है, एक्ट ऑफ यूनियन नाम देता है, जो कि 1707 में किया गया था। बोलता है कि आप मेरे साथ आ जाए, आपको बहुत सारा प्रॉफिट देंगे। तो स्कॉटलैंड बोलता है छोटा सा देश है, नहीं करेगा तो हमला कर देगा, कब्जा कर लेगा, उससे अच्छा साथ में मिल जाते हैं, तो आके साथ में मिल जाता है। और दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड में मिलता है तो उसी से मिलकर क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। meant in effect that England was able to impose its influence on the Scotland। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंग्लैंड था वह अपना इन्फ्लुएंस किसके ऊपर दिखा पाया, और स्कॉटलैंड के ऊपर दिखाने में सक्षम हो पाया। और द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its English member। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें मैक्सिमम लोग कहाँ के थे, इंग्लिश पार्लियामेंट के थे। तो इंग्लिश लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो इंग्लिश लोग जो भी चाहते तो कर पाते थे वहां पे, तो सारे चीज कर पा रहे थे। और द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मींट दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। यानी कि अब जो भी लोग आते थे ना तो सबको सप्रेस किया जाता था, किसके द्वारा, तो इंग्लिश पार्लियामेंट यानी कि इंग्लिश लोगों के द्वारा, इंग्लैंड के लोगों के द्वारा। और द कैथोलिक क्लैंस, दो लोग होते थे, एक होते थे कैथोलिक और दूसरा होता था प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो जो कैथोलिक लोग थे यानी कि द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड, जो कि मेनली स्कॉटिश हाईलैंड से ज्यादा सफर कर रहे थे, सफर टेरेबली रिप्रेशंस व्हेनेवर दे अटेंडेड टू असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। जब भी इन लोग मांग कर देते कि हमको अलग होना, आजाद होना है, तब इनको क्या कर दिया जाता था, तो कैथोलिक के द्वारा रिप्रेस किया जाता था। इन लोग कैथोलिक क्लैंस लोग थे तो इनको रिप्रेस किया जाता था। और द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। जो स्कॉटिश लोग थे उन लोग गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, तो उनका लैंग्वेज भी बोलने से मना कर दिया गया। और वर देयर नेशनल ड्रेस, और इन लोग का अपना नेशनल ड्रेस पहनने से ही मना किया गया। एंड अपना लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, बहुत सारे लोगों को अपने होमलैंड से, घर से अलग किया गया। आयरलैंड के साथ भी सेम हुआ, आयरलैंड सफर द सेम फेट, आयरलैंड के साथ भी सेम हुआ। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। यहाँ पर दो टाइप के लोग थे, एक कैथोलिक थे और दूसरा प्रोटेस्टेंट थे, तो दोनों के बीच में लड़ाई करवा दिया इंग्लैंड और दोनों को अलग कर दिया। अब जो दोनों अलग हो गए तो अपने में ही लड़ने लगे, और फिर कौन कब्जा कर लिया, इंग्लैंड कर लिया, ठीक है। रूल क्या किया, जैसे इंडिया में क्या आया था, इंडिया में इंग्लैंड आया था तो कौन सा रूल अपनाया था, डिवाइड का अपनाया था ना। तो रूल्स एंड डिवाइड यानी कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो रूल करो, तो एक चीज यहाँ पे किया गया। इन लोगों स्टार्टिंग से सेम काम करता था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनियंस। सबसे पहले क्या किए कि जो भी प्रोटेस्टेंट लोग थे उन लोग को इंग्लिश लोग हेल्प किया कि आप लोग ना
अपना देश का राजा बनिए। ये लोग रेडी हो गया, ये सही तो है, हम लोग राजा बनेंगे अपने देश का। ओवर लास्ट कैथोलिक कंट्री, क्योंकि पूरा कंट्री जो था ना कैथोलिक सबसे ज्यादा लोग थे। अब ये लोग सपोर्ट किसको करना शुरू कर दिया, कैथोलिक को नहीं किया। किसको किया, पता था ना कैथोलिक करेंगे तो हम ही को हटा देगा, तो कैथोलिक को नहीं किया, किसको किया, तो जो वहां पे कम था, कम कौन था, प्रोटेस्टेंट थे, उसके हेल्प किया। और कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, अब कैथोलिक लोग गुस्सा हो गए और ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिए। डोमिनेंस वर सप्रेस, लेकिन उनका डोमिनेंस सप्रेस कर दिया गया। और आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट, जब फेल्ड रिवोल्ट हो गया, लेड बाय द ऑफर टोन एंड his United Ireland 1798, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड। आयरलैंड जब हार गया तो आयरलैंड को भी फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया यूनाइटेड किंगडम इन 1801। कब किया गया, 1801 में। और अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड, और यहाँ से फिर से एक नया ब्रिटिश नेशन को बनाया गया थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंस इंग्लिश कल्चर। लेकिन कल्चर क्या होगा, इंग्लिश कल्चर हो जाएगा। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटिश, जो नया देश बनता है तो अपना सिंबल बनाया जाता है, तो यहाँ पे नया ब्रिटिश सिंबल बनाया गया जिसका नाम दिया गया द ब्रिटिश फ्लैग, जिसको यूनाइटेड जैक बोला जाता है। और एक नेशनल एंथम बनाया गया जिसका नाम था गॉड सेव आवर नोबेल किंग, ठीक है। और द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। देखिए क्या क्या कहानी था, इसी वजह से इसको बोला जाता है द स्टेन केस ऑफ ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन में 3 टाइप के लोग रहते थे, कौन कौन से रहते थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश या आयरलैंड बोल लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, तो अपना जो इंग्लिश लोग थे उन लोग पैसा तक बाहर देश में गए, नंबर छापे, पैसा लेके आए और क्या किए, इंग्लिश का जो इन्फ्लुएंस था वेल्थी बन गए, इन्फ्लुएंस को बढ़ाए। और जो आस पास छोटे छोटे आइलैंड कंट्री था उस पर अपना इन्फ्लुएंस दिखाया, बोला कि 25 दिन में पैसा डबल। सब बोला कि चलो भैया साथ दे देते हैं, सब साथ दिया, लास्ट में उसी पे कब्जा कर लिया। उसके बाद 1707 में सबसे पहला ट्रीटी किया, उसका नाम क्या था बताइए, 1707 में जो सबसे पहले किया उसका नाम क्या था, एक्ट ऑफ यूनियन। तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन किया, और जब एक्ट ऑफ यूनियन किया तो एक्ट ऑफ यूनियन करने के बाद जो भी छोटे छोटे देश थे, जैसे कि स्कॉटलैंड था, उसको बोला कि भैया मेरे साथ मिल जाओ, वो आया, इसके साथ मिल गया, और मिलने के बाद ग्रेट ब्रिटेन ऑफ इंग्लैंड बना दिया। उसके बाद बोला कि और भी एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड 2 टाइप के लोग थे, एक कौन थे, कैथोलिक था जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में था, और दूसरा कौन था, प्रोटेस्टेंट था जो कि कम मात्रा में था। लेकिन इन लोग इतना बदमाश था, किसको सपोर्ट किया, कैथोलिक के नहीं, पता था कैथोलिक करेंगे तो और पावरफुल हो जाएगा और फिर हमें को भगा देगा, तो किसको किया, तो सबसे पहले प्रोटेस्टेंट को किया और बोला कि तुम लोग राज करो। बोला कि सही बोल रहे हैं आयरलैंड, हम लोग राज करेंगे। लेकिन कैथोलिक लोग क्या कर दिया, तो प्रोटेस्ट कर दिया, उसके खिलाफ में रिपोर्ट कर दिया, लेकिन हार गया। अब हारने के बाद बोला कि तो तुम भी हार गया और ये तो मेरा बात सुन ही रहा था, उसको भी मिला लिया। तो 1801 में ये पूरा पूरा कहानी था, और पूरा पूरा कहानी समझ लीजिए। और लास्ट में क्या था कि जो आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट थे इन द इंग्लैंड 18 एंड 19th centuries फाउंड अ वे ऑफ बाय पर्सनिफाइंग नेशनल, नेशन को दिखाने के लिए एक फिगर बनाया गया था, पर्सनिफाई करने के किसी भी कंट्री को, जैसे हम लोग भारत माता दिखाते हैं उसी तरीका से उस टाइम के जो आर्टिसंस लोग थे उन लोग भी एक देश को दिखाने के लिए एक पिक्चर बनाए। अब इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज अ इफ देवर पर्सन्स, किसी एक पर्सन्स के रूप में कंट्री को दिखाने के बारे में सोचे। लेकिन जो पिक्चर चुने वह फीमेल फिगर चुने, ठीक है, पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर। द फीमेल फॉर्म्स दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन। लेकिन जो पिक्चर बनाए वह पिक्चर जो थी वह किसी देश की नहीं थी, ठीक है, वह पिक्चर बस विजुलाइज, जैसा भारत माता के पिक्चर क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसी तरीके से बस विजुलाइज किया गया था, जो कि रियल लाइफ से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। रेदर इट्स sought to give the abstract idea of the nation a concrete forms, that is the female figure become a allegory of the nation। female figure के एक allegory of the nation बनाया गया। You will recall that during the French Revolution artists used the female allegory to portray the idea such as, अब इसका आइडिया इसलिए लाया गया था कि इससे लिबर्टी को दिखाया जा सकता था, जस्टिस को एंड द रिपब्लिक को। देखिए उस टाइम पे महिलाओं को ना
ज़्यादा पावर नहीं दिया जाता था, तो जब महिलाओं को ज़्यादा पावर नहीं मिलता था तो इसीलिए महिला का पिक्चर दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं एक फ्रीडम को इंडिकेट करता है। ठीक है। और इन फ्रांस सी वाज चेरिश्ड मरियान, फ्रांस में मरियान का पिक्चर बनाया गया। और पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जो पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था उसका यूज किया गया, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल नेशन, जो कि एक पीपल के नेशन के आइडिया को अंडरलाइन करता है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। द रेड कैप, क्या किया गया, रेड कैप पहनाया गया, ट्राई कलर, द cockade or a statue of Marian were erected in public square of the remainder of the public of the nation, symbol of unity and the persuaded them to identify with the it. Marian image were marked on coins, यहाँ तक कि मरियाम जैसे गांधी जी का पिक्चर होता है ना पैसा में, उसी तरीका से इनका भी पिक्चर अलग अलग जगह पे कॉइन्स और स्टैम्प्स में डाला गया। सिमिलरली जर्मेनिया को भी इसी के जैसा अलगरी जर्मनी में बनाया गया। जर्मनी से जर्मेनिया याद रखिएगा, और फ्रांस बचेगा तो अपने आप मरियान हो जाएगा। इन लोगों का पिक्चर सिर्फ एक ही मकसद से बनाया गया था कि लोग क्या करें, फील करें, क्या फील करें कि महिला है, और महिला का पिक्चर विजुलाइज किया गया है तो सब लोग को एक फ्रीडम लिबर्टी का आइडिया है, एक रिपब्लिक का आइडिया है, और लोगों को लगे कि यदि महिला का पिक्चर है तो कहीं ना कहीं एक उनके मन में एक कामनेस का, एक शांति का प्रतीक हो। ठीक है। तो ये पिक्चर विजुलाइज किया गया था जर्मनी में, जर्मेनिया का पिक्चर, और मरियान का पिक्चर फ्रांस में विजुलाइज किया गया था। ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना चैप्टर कंप्लीट कर लिए, क्या अब इससे बाहर आएगा? तो इससे बाहर आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप इसको सिर्फ एक बार देखिएगा, आप हो सके 1.5 पे 2 पे बढ़ा करके देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। उससे क्या प्रॉफिट होगा आपको कि सारा थ्योरी एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीका से बताया गया, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे कहानी के साथ सुनाया गया आपको, तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। सारा डेट्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारा वन लाइनर अच्छे तरीके से बताया जाएगा, और आप फिर देखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर आया था और जो अभी कर रहे हैं दोनों में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये रहा आपका क्लास खत्म, और फिर नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं, और आप इस क्लास को देख करके नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन आंसर देखिएगा। प्रीवियस ईयर सारा रहेगा, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आ जाएगा तो आप कमेंट करके बोलिए कि सर झूठ बोल रहे थे, आप बाहर आ गए। एक भी बाहर नहीं आएगा, सारा यहीं से मिलेगा और सारा कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब और लाइक।